बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पिछले दिनों बल्कि एक दो दिन पहले ही कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम एक हेल्दी, हैप्पी और लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम जब भी किसी को दुआ देते हैं या किसी की भी इंसान को मतलब कोई विश देते हैं, बच्चों को भी दुआ देते हैं तो कहते हैं या अल्लाह ताला इनको लंबी सेहत वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता कर। तो देखिए, अगर लंबी ज़िंदगी भी जीनी है, सेहतमंद भी जीनी है और उसके साथ खुश भी होना है, जो आजकल के ज़माने में बड़ी एक मुश्किल चीज़ लगती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रही हूँ कि जो आपके लिए बहुत बड़ा अजाब होगी करना, बस थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को रीएडजस्ट करना होगा। सबसे पहले सीक्रेट्स टू लिविंग वेल एंड लॉन्गर, कम चीनी ज़्यादा फल। व्यूअर्स, चीनी आजकल हर चीज़ में शामिल है। इवन जो आप चाय के अंदर पाउडर्स डालते हैं, वाइटनिंग पाउडर्स, जिनको आप एक्चुअली दूध नहीं कह सकते, उसमें शदीद चीनी होती है। कॉफ़ी में जो कॉफ़ी में डाला जाता है उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है। ड्रिंक्स देख लें डिफरेंट, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डली होती है। बेकरी आइटम्स देख लें, कैंडी, मतलब इतनी चीज़ें हैं जिनकी वजह से चीनी हमारे सिस्टम के अंदर जाती है। ऊपर से फिर चाय और दूसरी खाने पीने की चीज़ों में भी हम ऊपर से चीनी डालते हैं। व्यूअर्स, चीनी सेहत के लिए जनरली एक बहुत बुरी चीज़ है। ये हमारे ब्लड शुगर को भी डिस्टेबलाइज करती है और हमें बहुत सी बीमारियों की तरफ लेके जाती है। हर दूसरा बंदा आजकल प्री डायबिटिक हुआ हुआ है या टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला है। क्यों? क्योंकि चीनी का बेतुका और बेजा इस्तेमाल हो रहा है। एक वक्त था जब फ़ैट को या किसी भी किस्म के ऑयल, घी वगैरह को बुरा कहा जाता था। अब मेडिकल साइंस ने, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात प्रूव हुई है कि बेसिकली अगर हमारा कोई दुश्मन है, कोई एनिमी है हर इंसान का, तो वो है चीनी। अब ये नहीं कह रहे कि मीठी चीज़ ना खाएं, मीठी चीज़ें ज़रूर खाएं, लेकिन उन मीठी चीज़ों में टॉप ऑफ द लिस्ट पे नाम होना चाहिए फल का। आम हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, कोई भी फल ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें विटामिन्स हैं, उसमें फ़ाइबर है। वो आपको, और सबसे बड़ी बात ये, आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ से ये बचाता है। फल सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगी। स्पेशली जिन लोगों के घर में ये कब्ज़ का इशू बड़ा कॉमन होता है, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या वो चीनी और बेतुकी बेकरी टाइप चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, और फल सब्जियों की तरफ जाएँ। याद रखें, कब्ज़ आपकी या पेट के अमराज या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स मोस्टली बीमारियों का गढ़ होते हैं। वहीं से एक्चुअली बीमारियां शुरू होती हैं और फिर मेजर इश्यूज क्रिएट होते हैं। उसी के साथ कनेक्ट करूंगी, कम फास्ट फूड खाएं, ज़्यादा असल खाना खाएं, जेन्युइन खुराक खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जैसे कि असली घी इस्तेमाल करें, देसी घी। ऑयल अगर निकलवाएं तो कोल्हू से जाके निकालें। पिछले दिनों मैंने अचार डाला तो सरसों का तेल था। अब एक जगह से सरसों का तेल वैसी छोटी एक शीशी मंगाई चेक करने के लिए, तो सरसों का तेल नहीं था, वो पता नहीं कुछ और ही चीज़ थी। क्योंकि आपको स्मेल से एक सेकंड में पता चल जाता है ओरिजिनल और जो मिलावट जिसके अंदर होती है। क्या करते हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के बाकी नॉर्मल तेल डाल के उसको वो कर देते हैं। आजकल व्यूअर्स, जब हर चीज़ में मिलावट है तो खुद सर पे खड़े होकर चीज़ें करें तो बेहतर है। इसी वजह से हम अपने प्रोग्राम में भी हमेशा आपको कहते हैं कि व्यूअर्स घर पे बना लें। बर्गर, फ्राइज़, पिज़्ज़ा भी बनाने तो घर पे बना लें, लेकिन हज़ार गुना उससे बेहतर है कि असल खुराक की तरफ जाएं, जैसे घर का खाना, सब्जियां, दाल, रोटी, घर की बनी हुई चीज़ें जो अपनी निगरानी में अपने सामने खुद इंग्रेडिएंट्स ख़रीद के आप यूज़ करते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपने घर वालों के लिए जहर नहीं खरीदेगा। तो अगर कोई भी इंसान अपने लिए, घर वालों के लिए जहर नहीं खरीदेगा, तो वो खालिश और अच्छी चीज़ों के ही इंतखाब करेगा। और उसके साथ साथ कोशिश करे कि ऑर्गेनिक और नेचुरल की तरफ जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने भी कुछ साल पहले जब अपनी स्किन केयर, हेयर केयर की ब्रांड शुरू की, तो इसीलिए शुरू की क्योंकि नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती ही नहीं थी। छोटे होते होते तो घर में 4 चीज़ें मिक्स करके खाला, मामा, नानो हमें लगा देते थे। स्किन के मसाइल नहीं होते थे, 100 प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। आजकल जितनी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उतने ज़्यादा मसाइल बढ़ते हैं। तो जितना नेचुरल, और पूरी दुनिया में व्यूअर्स, इवन बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें निकाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये केमिकल बेस्ड और एलोपैथिक चीज़ों से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, कम सोडा, ज़्यादा पानी प्लीज़। चाहे वो डाइट ड्रिंक क्यों ना हो, फिज़ी ड्रिंक से इज्तनाब करें, एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, पानी का इस्तेमाल करें। हर बंदा कहता है क्या पिएं, पानी पिएं। पानी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। पानी
आपके सिस्टम को साफ रखता है। जैसे पानी हमें अगर ऊपर डालें तो हमारी बॉडी को साफ करता है, तो जब हम उसे पीते हैं तो हमारे इंटरनल सिस्टम्स को साफ करता है, हमारे अंदर के टॉक्सिन्स, गलाजत, सब चीज़ों को बाहर निकालता है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गर्मियाँ नहीं, गर्मियाँ, सर्दियाँ, बहार, समा, कोई भी मौसम हो, पानी का इस्तेमाल आपने पूरा दिन करना है, करते रहना है। और 8 से 10 ग्लास गर्मियों में, आजकल स्पेशली जब अजीब सी हब्स और पसीना इतना आ रहा है, प्लीज़ 12 ग्लासेस तक पानी पीने की कोशिश करें। और बहुत से लोग जो हैं पानी के अंदर बीज डालना शुरू हो गए हैं, कभी वो डाल देते हैं उसके अंदर ORS, तो कभी कोई उसके अंदर चीनियाँ मिक्स कर करके उसके अंदर ड्रिंक्स बना रहे होते हैं। प्योर पानी का इंतखाब करें व्यूअर्स। पानी दिन में 8 दफ़ा अगर आपने पानी पीना है या 10 दफ़ा पानी पीना है और ग्लास पीना है, तो हर बार आप उसमें कोई चीज़ मिक्स करके तो नहीं पी सकते। अगर आप हर बार मिक्स करेंगे तो मज़ीद आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी, आपका वेट भी बढ़ेगा। वही पानी जो आपका वज़न कम करने में हेल्प करेगा, वज़न बढ़ाना शुरू कर देगा। सो हेल्दी चीज़ों का इंतखाब करें। और पानी, कम बातें ज़्यादा अमल। मैं डाइटिंग शुरू करूँगी, मैं रोज़ाना वॉक पे जाऊँगी, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। प्लीज़ ये चीज़ें करनी छोड़ दें कि ये करूँगी नहीं, करूँगा। समझ आई? करना है, आज से शुरू करना है। अगर आपने अपनी डाइट को शुरू करना है, को बेहतर करना है, एडजस्ट करना है, जैसे कि आपने एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, तो आज से जाएं, इस वक्त जाएं, इस लम्हे से जाएं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त शुरू करें। कैसे? अगर इस वक्त आप अपने दोपहर के खाने की प्लानिंग कर रहे हैं या नाश्ते तैयार कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो जो भी पैकेज्ड और अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको ना टच करें। बातें करने से कुछ नहीं होता व्यूअर्स। अभी भी जो मैंने 3 पॉइंट्स पहले रेज़ किए, ये चौथा पॉइंट है, कम बातें ज़्यादा अमल। अगर हम बातें ही करते रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इन्फॉर्मेशन जमा करते जा रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। तो जो चीज़ कल पे डालनी है, परसों पे डालनी है, वो आज से शुरू करें। आज तक मैंने कभी किसी बंदे को टाइम पे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हुए नहीं देखा जब उसने कहा मैं 3 दिन बाद जाऊँगा। बट लोग कहते हैं ओ वो सर्दियाँ हैं, शादियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब करेंगे। शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर कोई और चीज़ शुरू हो जाती है। है बच्चों के स्कूल हैं, बड़ा मसला है, हस्बैंड वगैरह ये वो चीज़ें कर रहे हैं, चले कर लेंगे। फिर कुछ अरसा गुजरा और इसी तरह चीज़ डिले होती चली जाती है। सो अमल की तरफ जाएं, बातें कम करें। कम ड्राइविंग, ज़्यादा चलना। मोटर बाइक हो, गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल हो, बस हो, ट्रेन हो, उससे ज़्यादा अपने पैरों का, टांगों का इस्तेमाल करें। बाइसिकल ज़रूर चलाएं, जो नॉर्मल साइकिल होती है, मोटरसाइकिल की नहीं बात करी, नॉर्मल बाइसिकल का इंतखाब करें, उसे चलाएं। हॉर्स राइडिंग करें। ऐसी एक्टिविटीज़ में मुब्तला हों जो आपकी कैलोरीज भी बर्न करती हैं, बॉडी की सर्कुलेशन भी बेहतर करती हैं और आपके मूड को अच्छा भी करती हैं। सो अगर खुश रहना है तो एक्सरसाइज और एक्टिविटी की तरफ जाना है। और बेहतरीन तरीका ये है कि हर जगह गाड़ी या मोटर बाइक ना लेके जाएं, जहाँ जहाँ चल के जा सकते हैं वहाँ चल के जाएं। अल्लाह ताला ने टांगे इसीलिए बनाई थी कि हम इनका इस्तेमाल करें। सारा दिन बैठने के लिए टांगे नहीं बनाई थी। और यही तो इशू है, जब छोटे होते थे तो घर वाले डांटते थे, चलो बाहर निकलो, सारा दिन घर पे बैठे रहते हो। अब तो बच्चे बाहर निकलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले माँ बाप कहते हैं किधर जा रहे हो? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, बाहर गर्मी है, बाहर हब्स है, बाहर मच्छर है, बाहर मक्खियाँ हैं, बाहर धूप है। अरे ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये नेचुरल हैं। धूप की ज़रूरत है, विटामिन डी मिलती है। अगर हब्स है तो अच्छा है, थोड़ा सा पसीना आएगा, सिस्टम से टॉक्सिन्स निकलेंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? देन कम गुस्सा, ज़्यादा हंसना। जितना ज़्यादा व्यूअर्स गुस्सा करेंगे उतना ज़्यादा बंदा अपसेट होगा। अब कल का ही एग्जांपल देती हूँ। कल कुछ ऐसी चीज़ घर पे हुई जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई और बनता था। अगर मैं कल चीख उठती और डांटती सबको तो बनता था। जेन्युइनली मैं कह रही हूँ आपको, यूजुअली मैं खुद आपके सामने कहती हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि स्ट्रेस इंसान का बढ़ जाता है। गुस्से में इंसान ऐसी बात बक जाता है, ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से मसाइल होते हैं और बिला वजह फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। और चीखने से इंसान भारी महसूस करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। बेहतर है कि आराम से, तहम्मुल से सिचुएशन के साथ डील करें। और व्यूअर्स, मैंने इस स्टेज पे ये सीखा है पिछले 2-3 बल्कि 4-5 साल में। वरना तो एक सेकंड में ऐसे गुस्सा होता था, चीखना शुरू हो जाती थी, पारा मेरा चढ़ जाता था। फ़ायदा क्या हुआ? अपना ही नुकसान हुआ। वही बात आप आराम से कह सकते हैं जो आप चीख के कहते हैं या हाइपर होके। सो मेरे जैसा बंदा अगर अपने गुस्से को व्यूअर्स कंट्रोल में ला सकता है और थोड़ा सा बंदे दा पुत्र बन सकता है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है। और कम फिक्र, ज़्यादा नींद। नींद पे कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई। आप देखें जिधर बंदा बैठ रहा है, डॉक्टर हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, एजुकेशनलिस्ट हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, लाइफ कोच हो, हर बंदा आपको कह रहे नींद पूरी करें, लेकिन वो वाहिद चीज़ है जो हम पूरी नहीं करते।
सो नींद को भी पूरा करना है और उसके लिए थोड़ा सा अपने दिमाग को शट डाउन करके डिवाइसेस को साइड पे करें, सांस लें। मैं तो एक बात कहूँ व्यूअर्स, जो मुझे बहुत हेल्प करती है, रात को जितनी भी आपको आयतल कुर्सी हो गई, आयात हो गई, चारों कुल हो गए, मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। जो आता है पढ़ना शुरू कर देती हूँ, दिमाग खुद ही शट अप हो जाता है और इतना सुकून मिलना शुरू हो जाता है कि आपको वो विंडो मिल जाती है सोने की। रिलैक्सेशन की कोई चीज़ सुनना शुरू करते हैं, सूरह रहमान सुनना शुरू करते हैं, सूरह बकरा सुनना शुरू करते हैं, रात को लेट के बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर नीट एंड क्लीन वज़ू शुरू करके आप लेट जाएँ। अपने दिमाग को शट डाउन करें। जितना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा उतना ज़्यादा आप डिस्टर्ब होंगे और आपकी नींदें नहीं पूरी होंगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होगी। तो ये 7 पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ रेज़ करने थे। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ शेफ़ आमना इलियास हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आमो। वालेकुम अस्सलाम। हेल्दी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। अब जहाँ आप खड़ी हैं वहाँ पे हेल्दी रहने के बहुत से राज पड़े हुए हैं। बिल्कुल। वहीं पे आप गंदी चीज़ें या ऐसी गंदी नहीं, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो अनहेल्दी हैं और बच्चों को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को अनहेल्दी लाइफ की तरफ ले जाया जा सकता है। नो डाउट ये किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है कि हर बंदे का ख्याल रखे, लेकिन अगर एक बंदा होम मेकर है और वो घर का किचन अपने अंडर ले चुका है तो फिर उस पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि फिर आप सेहतमंद खुराक भी बिल्कुल। यही चीज़ आपने जो कही ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका बेनिफिट हमें है। अगर हम आज से अपनी एक लाइफ़स्टाइल इंप्रूव करने की तरफ जाते हैं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल स्टार्ट करते हैं अपने लिए, ऑब्वियसली अगर हम अपने लिए करेंगे तो हम अपने अराउंड अपनी फैमिली के लिए भी वही चूज़ करेंगे। टाइम पे एक रूटीन बनाई जाए जिससे टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, हेल्दी ब्रेकफास्ट से आप अपना दिन स्टार्ट करें, एक वॉक पे चले जाएं। और बाय द वे ये नॉर्मल चीज़ें होती थी हमारे माँ बाप के ज़माने में। मैं उस दिन बात कर रही थी पता नहीं क्या मामा के सामने कि मैंने कहा हाँ वो ये और मतलब ये करना चाहिए वो करना, हंसना शुरू हो गई। कहती है जुगन ये जिसको तुम कह रही हो ना हेल्दी लाइफ या लाइफस्टाइल चेंज, ये हमारे छोटे में यही होता था। लोग बच्चे टाइम पे ही सोते थे, टाइम पे जागते थे। कोई बच्चा रात के 2 बजे तक नाच नहीं रहा होता था अपने माँ बाप के सर के ऊपर। बच्चे स्कूल टाइम पे जाते थे, टाइम से वापस आते थे, बड़ा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता था। अब क्या प्रॉब्लम है कि डिसिप्लिन जीरो हो गया, जिसकी वजह से हम वो चीज़ों को लाइफस्टाइल या गुड लाइफस्टाइल कह रहे हैं जो एक्चुअली और एक एफर्ट करनी पड़ी है हमें कि इस तरफ आने के लिए। एक्चुअली असल यही है, रूट्स भी यही हैं और स्टार्ट भी हम शायद यहीं से हुए थे। अगर डे 1 से हम ये रूटीन्स रखें तो आमना कभी कोई इशू नहीं होगा। बल्कि किचन में अभी आऊँगी तो आपसे बात भी करूँगी और ये भी जानेंगे कि किचन में बना क्या रहे। हमने हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाइट फूड नहीं रखा किचन में। हेल्दी चीज़ें रखनी है घर में बनाने के लिए जो आप घर पे बना सकते हैं, जो मज़े की भी हैं, लजीज भी हैं, घर वाले भी वाह करेंगे एंड एट द सेम टाइम आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन व्यूअर्स आज आपके साथ बड़ी ही एक ट्रैजिक न्यूज़ शेयर करनी है जो सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल हुई हुई है। लोग उसे देख भी रहे हैं। नॉर्मली इस किस्म की चीज़ों पे मैं बात नहीं करती हूँ प्रोग्राम में अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है, क्योंकि चीज़ों की तशख़ीस हो रही होती है, पता चल रहा होता है क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारे प्रोग्राम पे अदरवाइज़ एज़ वेल बहुत से चैनल्स पे आपने देखा होगा एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हुमैरा, शी स्टार्टेड आउट एज अ मॉडल। ये हुमैरा की तस्वीर है। लवली पर्सन, बहुत ही स्वीट, बहुत ही वार्म। हमारे प्रोग्राम पे भी आई, उन्होंने अपनी वेट लॉस की स्टोरी शेयर की है। हुमैरा को आप देख रहे हैं, शी केम हमारे प्रोग्राम पे और हाल ही में आई हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आई थिंक 2-2.5 साल पुरानी बात है, मे बी 3 ईयर्स अगो। नया उन दिनों में वो एक शो ARY पे होता है तमाशा के नाम से, तो उस शो के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया, बड़ी वायरल हुई। तो उसके बाद उन्होंने खुद ही राब्ता किया हुमैरा ने कि प्रोग्राम पे मैं आना चाह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए। और जुगन आप हमेशा वेट लॉस पे बात करती हैं, तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर करनी है। मैंने कहा ज़रूर 100 बिस्मिल्लाह, मतलब टीम ने कहा और वो आई। वैसे भी मेरी मुलाकात रह चुकी है एज अ मॉडल विद हर, जब वो मॉडलिंग कर रही होती थी तो लाहौर में शुरू किया, फिर कराची शिफ्ट हो गई। पता ये चला कि अभी जो खबर वायरल हुई और फिर कल हम लोगों ने कुछ आपस में आर्टिस्ट कम्युनिटी ने बात भी की, तो डेड बॉडी उनकी मिली जो शायद महीना 1.5 महीना, एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि कब से वो फौत हो चुकी थी और वो अपने अपार्टमेंट में थी वहाँ पे। और बॉडी को ना तो किसी ने ये मुझे नहीं समझ आ रही व्यूअर्स कि किसी इंसान ने राब्ता क्यों नहीं किया। मतलब अगर 1 महीना हो गया इस बात को, 2 हफ्ते भी इस बात को हो गए, वैसे तो लोग यही बात हो रही है कि महीने से ज़्यादा इस टाइम इस इंसिडेंट को, इस वाक़े को हो गया। अब क्या हुआ अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ना करे, बट मर्डर केस था या वैसे ही डेथ हो गई, जो भी हुआ, एक बंदा 1 महीने से गायब है।
हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है मीडिया का। देखिए फैमिली तो अपनी जगह है, लेकिन हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा है। कराची में रह रही है, किसी ने राब्ता नहीं किया, किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, और अगर किया राब्ता और बात नहीं हो पाई तो फिर किसी ने पूछा क्यों नहीं कि हुमैरा कहाँ है? क्योंकि हमें तो अभी पता चला जब ये न्यूज़ खुली है कि शी इज़ पास्ड अवे। तो कोई फ्रेंड्स, कोई दोस्त, कोई जानने वाले, प्लस उसके साथ साथ व्यूअर्स, जिस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और हैरानगी भी हो रही है, वो ये है कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मिल रहे। अब एक पोस्ट मुझे हुमैरा के सोशल मीडिया पे मिली, क्योंकि कल फिर मैं उसका सोशल मीडिया मतलब रो भी रही थी मैं, और सोशल मीडिया भी देख रही थी कि यार ये क्या हो गया, मतलब यंग लाइफ जस्ट गॉन। इतनी यंग एज पे नॉर्मली हार्ट अटैक्स और ऐसी चीज़ें तो नहीं होती, तो क्या हुआ हुमैरा को, व्हाट हैपन टू हर? अभी तक हम यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आयशा आपा की पिछले दिनों डेथ हुई, हफ्तों गुजर गए थे, उनकी बॉडी उनके अपार्टमेंट, उनके जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे पड़ी थी। वो तो हमसायों ने कहा कि स्मेल आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, बड़े दिनों से घर से नहीं निकली, चेक करें तो पता चला कि शी हैड पास्ड अवे। क्या हो गया है लोगों को? और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि देखिए हमारी मीडिया के लोग, मैं कल यही किसी को कह रही थी कि ये हमारे मीडिया की डार्क साइड है, जिससे माँ बाप घबराते हैं, जिससे डरते हैं। क्योंकि मीडिया में आके इंसान, व्यूअर्स, एक तरह से पब्लिक फिगर तो बन जाता है, लेकिन बहुत अकेला हो जाता है। और बड़ी दफ़ा फैमिली से लड़ाइयाँ करके, झगड़े करके बंदा इस फील्ड में काम कर रहा होता है, तो घर वाले नाराज़गी में कता ताल्लुक़ हो जाते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ है व्यूअर्स, बट ये ज़रूर मैंने रिक्वेस्ट करनी थी। हुमैरा की तस्वीर फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हुमैरा का कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा जानने वाला प्रोग्राम इस वक्त देख रहा है, तो हुमैरा जी की बॉडी मिली है, और बॉडी की प्रॉपर शनाख्त भी नहीं की जा पा रही, क्योंकि और बट उनका क्योंकि अपार्टमेंट है, और 2024 से लास्ट ईयर से उन्होंने अपना किराया नहीं दिया था। ये तो लैंडलॉर्ड जो हैं, जो जिनका जो मालिक मकान थे, उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, नहीं राब्ता हो रहा था, और ऑब्वियसली किराया नहीं इतने अरसे से दिया था, तो उन्होंने फिर पुलिस से राब्ता किया। उन्होंने तो वो घर का दरवाज़ा तोड़ा अंदर घुसने के लिए, ये देखने के लिए कि भाई खटखटा रहे हैं, कोई खोल क्यों नहीं रहा। और मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आप जगह को खाली करें, या जिनकी जगह है उनको वापस करें, आपने किराया नहीं दिया। तो एक लड़की ने इतने अरसे से किराया भी नहीं दिया, यानी कि कोई ना कोई फाइनेंशियल मसला और प्रॉब्लम ज़रूर चल रही थी। सो अब मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, एक प्लीज़ हुमैरा की ऊट पटांग तस्वीरें और डेड बॉडी की तस्वीरें प्लीज़ वायरल ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, खुदा का वास्ता है। एक इंसान है, हम ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, बॉडी की इस तरह भी हुर्मती मत करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। सबसे पहले एक ये रिक्वेस्ट है, और उसी के साथ साथ उतनी ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी अहम रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ हुमैरा के कोई जानने वाले, कोई बंदा जिनके पास उनकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि कल रात तक तो हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी, और ये पता था कि डेड बॉडी जो है वो थाने में है, और एक बॉडी जो इतनी डिकम्पोज हो चुकी है, सोच सोच के व्यूअर्स मेरी रूह कांप रही है। खुदा का वास्ता है आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर हुमैरा की फैमिली या फैमिली मेम्बर्स को जानता है तो कांटेक्ट करे। मेरा कोई जानने वाला जानता है तो मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट कर ले। मैंने वैसे सारे लोगों को मैसेज भी किया है कल रात को कि खुदा का वास्ता है, कोई भाई, कोई बहन, अम्मी, अब्बू, कोई उनकी एक पोस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने देखी सोशल मीडिया की 2023 की, मतलब पूरा सोशल मीडिया कल मैं हुमैरा का देख रही थी, और ऑब्वियसली मैं भी एक माँ हूँ व्यूअर्स, और एक इंसान हूँ, बुरा वक्त कभी भी किसी पे आ सकता है, और ये बहुत एक ट्रैजिक सिचुएशन थी। और इतनी स्वीट, डाउन टू अर्थ, लविंग लड़की, जिससे भी बात करो वो ये कहते हैं कि इतनी इतनी स्वीट थी। तो इतनी स्वीट थी तो सारे लोग कहाँ थे जो उनको जानते थे, और वट। मैं यही देख रही थी, मेरे पास तो क्योंकि हुमैरा का फ़ोन नंबर तक नहीं था कि कोई कनेक्शन, कोई वट कुछ मिल जाए। तो अगर आप लोगों को कोई कनेक्शन मिलती है व्यूअर्स, तो प्लीज़ हमारे साथ मतलब पुलिस से रब्ता कर लें। 15 पे भी कॉल करके अगर आप बताएं कि जी कराची में ये सिचुएशन है, वट अब ये इतनी वायरल हो गई है चीज़, तो प्लीज़ रब्ता करें, और कोई बंदा उनकी बॉडी को जो है वो रिसीव कर ले, उनकी फैमिली का। यहाँ पे व्यूअर्स एक और पर्सनालिटी जिनकी आज एक्चुअली डेथ एनिवर्सरी है, ज़हीन ताहिरा साहिबा, आज उनको भी हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। ज़हीन ताहिरा साहिबा एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अपने करियर में आपने 700 से ज़्यादा ड्रामे और फिल्मों में काम किया। खुदा की बस्ती में आपके किरदार से आपको बहुत ज़्यादा फेम मिली। वैसे तो ज़हीन ताहिरा साहिबा एक बहुत ही प्यारी इंसान, मेरी आई वाज़ लकी इनफ उनसे मिलने का और उनके साथ कुछ वक्त गुजारने का। बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट, और बहुत ही लविंग। तमगा इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया। 9 जुलाई 2019 में आपकी डेथ हुई।
दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आपको ट्रिब्यूट पेश करते हुए हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम आमना इलियास के पास। जी आमो, मुझे बताएं अपना मेन्यू सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी मखनी दाल बना रहे हैं हम, और साथ हम बना रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स। तो मखनी दाल के लिए दाल वगैरह आप देखिएगा कि बॉयल हुई हुई है हमारे पास। हमारे पास लाल मसूर की दाल है, और साथ में जो लाल लोबिया होता है वो हमने इसको पहले आपको पता है भिगो लेना है, एंड देन फिर हमने इसको जस्ट बॉयल किया हुआ है। और अच्छा मुझे बता दो मैंने क्या करना है, तब तक फिर आपसे रेसिपीज। अभी हमने इसमें जो है वो प्याज डालें, थोड़ा सा ये ज़रा सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और उसके साथ फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा ये मसाला बन जाएगा, सीजनिंग इसमें ऐड कर देंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, बेसिक जो हमारे सीजनिंग है वो डाल देंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें जो बॉयल दाल की है रेसिपी की तरफ फिर आ जाओ। तो ये मैंने अभी सिर्फ ब्राउन करने हैं, राइट? बिल्कुल। जी मैं आपको अब इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले दाल के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। उसके लिए हमें लाल मसूर जो काली दाल होती है या लाल आती है वो दाल लेनी है हमने। वो हमने ले लिया 1 कप, बॉयल कर लिया उसको। सुर्ख लोबिया आप तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच आप ले लें जो सूखा हुआ होगा तब, और उसके बाद आप इसको बॉयल कर लें। उसके साथ हमें मक्खन चाहिए 3 खाने के चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं 2 अदद, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है। क्रीम हम डालेंगे आधा कप, ये हम एंड पे सर्विंग के वक्त इस पे ऐड करेंगे। अदरक है 2 खाने के चम्मच, और कसूरी मेथी है। टमाटर ले लेंगे 4 अदद, और प्याज 1 अदद ले लेंगे। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब आप कटलेट्स के भी नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए है आलू 1 किलो हमने बॉईल कर लिए हैं, मैश कर लिए हैं। उसके साथ हमने 1 कप शिमला मिर्च ले ली है, 1 कप गाजर ले ली है, और 1 कप बंद गोभी ले ली है। आप इसके अलावा मटर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें। इसमें मैदा है हमारे पास, अंडे हैं और ब्रेड क्रम्स है। इसकी हम आपको वेरिएशंस बताएंगे 2 से 3, और 2 चम्मच इसमें जाएगा जो चावलों का आटा होता है वो, क्योंकि हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि अगर आप डबल कोटिंग नहीं करना चाह रहे और उसको आप अंडे में और दोबारा एग वॉश करके नहीं कर सकते, तो उसके साथ हम मैदे के साथ इनको किस तरीके से बाइंड कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। जी ये प्याज अब थोड़े से हमारे ज़रा सा कलर चेंज कर लेंगे, तब तक जो कटलेट्स हैं मैं उनको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिएगा जो गाजर हमने ली हुई है ना, इसको बिल्कुल मैंने हल्का सा सौते किया है, क्योंकि ज़रा बिल्कुल अब हम कच्ची नहीं डाल सकते। बहुत सख्त होती है ना, तो उसका क्रंच जो है वो लोगों को बॉदर भी करता है। तो ये सिर्फ बॉइलिंग पानी जो बॉइलिंग वाटर होगा उसके अंदर आप इसको डालें, और 3 से 4 मिनट के अंदर आप इसको निकाल लें। सिर्फ इतना हमने इसको टाइम देना है। ये देखें इसके अंदर बॉयल आप जो मटर हैं वो भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न अगर बच्चे पसंद करते हैं वो आप ऐड कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। हमने ये 2 से 3 वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड करें, बंद गोभी लिए हमने, और साथ में हमने टमाटर इसमें जाने हैं। उसमें थोड़े से मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ चॉप किए हुए, और उसके साथ शिमला मिर्च। इसमें देखिए ज़ाहिर आलू के तो हम बनाते हैं आपको पता है, लेकिन ये वाले अगर आप ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा इसमें वेजिटेबल्स आपकी ज़रा ज़्यादा ऐड हो गई हैं, और बड़ा अच्छा आपका एक ना हेल्दी मील बन जाता है। नमक डाल रही हूँ इसमें, सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करी। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये इतने ज़्यादा स्पाइसी अच्छे भी नहीं लगते। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाइंड करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सब्जियां डाली हैं तो वो फिर थोड़ा पानी छोड़ देंगी और बाइंडिंग में मुश्किल होगी। मैं एक मज़े की बात बताऊँ, अगर हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चावल हम कितना ज़्यादा खाते हैं,
ये एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन है। नो नो, ये बड़ा हेल्दी ऑप्शन है। आप कटलेट्स और दाल सिर्फ खाएं, आप इसके साथ रोटी चावल ना खाएं। सीरियसली, एक बोल में मखनी दाल डालें, चम्मच के साथ उसको खाएं और साथ में आप कटलेट्स खाएं। आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है उसके साथ रोटी चावल की, क्योंकि ये इसमें आपका ज़रा है कि आलू हैं तो आपका एक कार्ब्स का भी आ गया बीच में और वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड हो गई हैं और उसके अलावा ये कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। ये ज़रा आप मुझे उल्टा देती हैं इसके ये अंदर। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे हम इसमें, ये हो गया बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा हो जाता है और फिर उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने। ये फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट जी यूज़ किया करें, घर पे खुद बना लिया करें। उसी वक्त छोटे छोटे ग्राइंडर्स अब मिल जाते हैं, या पहले से 1-2 दिन पहले बना के 2-3 दिन के लिए रख लिया हाँ करें। ये जो बहुत पहले से बना के रख लेते हैं ना, ऑब्वियसली उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, केमिकल्स वगैरह, तो फिर जो आपको हाँ, जो उसके बॉटल बेनिफिट्स वाली। मिलने हैं ना। लेकिन अब हेल्दी लाइफ की जब बात करते हैं तो व्यूअर्स देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं पैकेज खाने वाली, जैसे कि अदरक लहसुन की पेस्ट। बिल्कुल, ये तो आपने हमने ले ली नींबू करनी का है। रस, वो बिल्कुल। असल नींबू का रस तो नहीं जी, होता, नहीं पता नहीं होता, क्या होता है, exactly। क्योंकि नींबू के रस को आप अभी रखें, शाम को उसको इस्तेमाल करें, उसका टेस्ट बदल जाएगा। टमाटर भी डाल देंगे साथ में इसमें। ये देखिए, अब हमने टमाटर भी इसमें डाल दिए, अदरक लहसुन डल गया, टमाटर डल गया। और याद रखें कि हमेशा थोड़ा सा अदरक लहसुन को कुक कर लिया करें, क्योंकि जब टमाटर डल जाते हैं ना तो वो कच्चापन नहीं कच्चापन रहता है और फिर उसका स्मेल, उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर उसको जितना भी पका लेंगे फ्लेवर उसका नहीं खत्म होगा। मुझे आपने कश्मीरी लाल मिर्च जी, ये थोड़ी सी डाली है कलर के लिए। अब इसमें मैं ये गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च डाली है और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे वो, जब हम इसमें एंड पे तड़का लगाएंगे उस वक्त आप चिकन पाउडर डालना चाहें या चिकन क्यूब, वो आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, ये मैं आपके सामने कटलेट्स भी रेडी कर रही हूँ। इसका अगर हम फ्लेम ऑन कर दें, मैं इसका ऑन कर देती हूँ फ्लेम। बट अभी रुक जाओ ज़रा, उसको पहले गर्म होने देना, ठंडे तेल इतना पाएंगे। जी ये देखिए। अच्छा, ये मैं बात आपको है, एक से दो ठंडे तेल वेरिएशन में आज बताऊंगी। तक जब शामी कबाब या इस तरह की चीज़ डाली है ना, वो टूटी है, बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ऑयल का एक सर्टन टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे जो मसाला पक रहा है, अब नेक्स्ट इसमें क्या स्टेज हो? इसके अंदर हमने अब ये बॉयल जो हमारे पास लाल मसूर की दाल है ये डाल लेकिन देंगे। कब डालनी है ये? अभी ये थोड़ी देर? सिर्फ टमाटर थोड़े से कुक हो जाएं फिर हम इसमें ऐड कर दें। पानी तो नहीं डालना टमाटर में? थोड़ा सा डाल दें ताकि ये ज़रा से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि दाल ऑलमोस्ट हमारी कुक है, बॉयल हुई भी है। और जो ये रेड किडनी बीन्स हैं ये भी आप देखिएगा बॉयल हैं, बिल्कुल क्योंकि आप soft हैं। इनको, हाँ, ये बड़ी अच्छी एक दाल इसलिए भी है व्यूअर्स, आप इसमें बेशक मक्खन वगैरह का कंटेंट अगर कम भी डाल दें तो ये बड़ी एक हेल्दी दाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें ये आपके रेड किडनी बीन्स भी हैं, काली दाल भी है, तो उसकी ना अपने बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एंड उस पर प्रोटीन की भी कंटेंट बहुत अच्छी होती है। तो वो जो होता है ना कि कोई गोश्त वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका अब ऑयल भी यहाँ पे वार्म हो गया। जी। अच्छा, ये देखिएगा, ये अब मैंने ना ये थोड़ी सी एक मैदे के साथ स्लरी स्लरी सी बना जैसी ली थी। बनाई है, बिल्कुल हाँ। मैदा है इसमें और थोड़ी सी मैंने इसमें चाट मसाला और सॉल्ट ऐड किया है ज़रा सीजनिंग के लिए। ये मैं आपको जस्ट एक अल्टरनेटिव बता रही हूँ कि जैसे अब मोस्टली कभी अगर फ़र्ज़ करें अंडा नहीं है अवेलेबल, तो क्योंकि सिर्फ इसकी यही नहीं है वेरिएशन कि हम सिर्फ अंडे पे ही कोट करेंगे एंड देन फिर हम ब्रेड क्रम्स में करेंगे, ज़रूरी नहीं है। आप इसको इस तरीके के साथ, ये देखिएगा, इसको डिप किया। अच्छा, अब हम इसको एज इट इज़ इस टाइम पे भी फ्राई कर सकते हैं। अब ये मैं एक आपको ऐसे ही बताती हूँ। ये देखें, एक ये हो गई है और दूसरी ये करके आपने इसको एक वो इसमें जो मैदे की हमारी स्लरी है इसमें ऐड करके एंड देन फिर ब्रेड क्रम्स। तो ये 2 से 3 वेरिएशंस आपके पास होनी चाहिए, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों पर तरीकों के अगर साथ आपने आप इसको। फ्रीज करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू जी, से ये ये ब्रेड बेहतर है, क्रम्ब वाला बिल्कुल। सिस्टम बेहतर ये है। देखिएगा, और देखिए ऑलरेडी कुक्ड है, ऑलरेडी आपने कुक्ड सिर्फ- है, बिल्कुल। और इसमें अगर हमने थोड़ी सी जैसे आपके सामने राइस फ्लावर ऐड किया, क्योंकि जब आप वेजिटेबल्स डालते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून डालना ज़रूरी है, क्योंकि वेजिटेबल्स का ज़रा एक वाटर कंटेंट होता है और वो फिर इसमें जाके बाइंडिंग में मुश्किल होती है। तो उसके साथ आप इसको एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपका खुलेगा नहीं इसमें। ये देखिए, मैंने कहा कि अच्छा है कि आप अभी दिखा रहे हो तो हम ये ऑनर ही दिखा देते हैं। तो देखिए आपके सामने जस्ट ये अभी हमने सिर्फ वेजिटेबल्स बॉयल थी हमारे पास, बॉयल भी इन द सेंस ऑफ के जस्ट इनको हमने थोड़ा सा ब्लांच किया हुआ था और उसके साथ ही हमने इनको इसमें मिक्स कर दिया। हाँ, ये देखिए सामने आपके बना लिए बिल्कुल। एक तो आपका ऑलमोस्ट रेडी भी हो गया। हाँ जी, बिकॉज देखिए इट्स ऑलरेडी कुक्ड, सो यू डोंट हैव टू ओवर कुक इट, बस इतना कुक करना है कि वो अंदर से। अब इसमें गरम अनियन हो जाए। और जो शिमला मिर्च है ये हमने एज इट इज़ डाली, इनको हमने कोई कुक करने क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, वो अच्छी सी ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगी जब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, तो उसको पहले से नहीं करने की ज़रूरत थी।
जो बंद गोभी है वो और जो कैरेट है हमारी उसको हमने सिर्फ हल्का सा ब्लांच किया हुआ है ताकि बिल्कुल उसमें एक वो कच्चापन ना आए। ये देखिए अब ये चाय के साथ या एक बड़ा ही अच्छा हेल्दी स्नैक आपका हो सकता है रेडी। और जैसे बता रहे हैं कि आप इनको फ्रीज़ कर लें, बना के आप इनको इस स्टेज के ऊपर रख लें और उसके बाद आप जब चाहें जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड है आप इनको निकालें और सर्व करें। आप यहाँ मसाले पे भी एक नज़र ये डाल अब हम दाल इसमें ऐड कर लेते हैं आई गेस। यहाँ पे दाल हम ऐड कर लेंगे। ये वाली दाल इसमें थोड़ी सी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर जो रेड जो लोबिया है हमारा, इसमें पानी तो नहीं लगता? थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें क्योंकि ये ज़रा अभी थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की चाहिए। आप इसको राइस के साथ सर्व करना है या आपने रोटी के साथ करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। बट ज़रा अगर राइस के साथ करेंगे तो थोड़ा सा ज़रा कंसिस्टेंसी हम इसकी रखेंगे, पतली होगी थोड़ी सी ये। और राइस आपने रोटी के साथ लेने हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल ये ऑलमोस्ट बस बनने वाले हैं। ये अभी किया चेंज कर लिया चेंज? जी जी अभी चेंज किया, अभी चेंज किया। ये देखिए ना, और ये आपका क्योंकि इसको ज़रा ज़्यादा कलर आएगा, जो क्रम्स वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा। ये आपको ये देखिए आइडिया आपके कटलेट्स जो हैं वो तैयार हो गए। ये उधर रख देती हैं आप। बिल्कुल सही। तो द पॉइंट इज़ कटलेट्स भी बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं तैयार होते, बट शैलो फ्राई ज़रूर आपने उनको करना है। इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो शैलो फ्राई हो जाए। थोड़ा सा हमने ये इसमें ऑयल डाल दिया ताकि उसकी शैलो फ्राइंग का इशू ना रहे, तो कि साइडें प्रॉपर तरीके से कुक हो जाएं। यहाँ पे हमारी दाल जो है वो भी कुक हो रही है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। देखिए वो आपने अपनी कंसिस्टेंसी देखनी है अपने हिसाब से, जिस तरह की आपको पसंद है, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। अब इसमें जब ये सिर्फ हमने इसमें अब लाल लोबिया ऐड करना है और ये दोनों को एक अच्छा सा यकजान कर लेंगे। नहीं अभी मेरा ख्याल है डाल देते हैं हम ताकि दोनों एक साथ ही कुक ताकि हो जाएंगे एक साथ जी पक जाएं। और उसके बाद फिर ये है कि हमने इसके अंदर कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं करना। सर्विंग के वक्त हम इसके अंदर जो है ऊपर से क्रीम ऐड करेंगे और जब तड़का लगाएंगे तो उसके बाद हम जस्ट बाउल में डालेंगे तो एक आप बटर का जो है वो क्यूब रख दें। ऑब्वियसली वो भी एक ऑप्शनल है कि अगर आप नहीं ज़्यादा उसको करना चाह रहे। ये बस ये वाला आई गेस हो गया क्योंकि ये क्रम्स इस तरह के हैं कि इससे बहुत ज़्यादा कलर नहीं आएगा। ये थोड़े से इस तरह के क्रंची वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं। ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा हमने इसमें और लिक्विड डाल दिया ताकि हमारी दाल जो है वो आराम से कुक हो जाए। और वैसे भी आपको पता है उसने थोड़ा सा रिड्यूस तो होना ही है। तो जितनी देर वो कुक हो रही है हमने इतना इसमें पानी लिक्विड डाल दिया। कुक होएगी तो आप देख लेना कि उसका वो, क्योंकि याद रखें इसके अंदर स्टार्च होती है तो ये थिक खुद ही हो जाती है। खैर यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स मेरी रिक्वेस्ट है कि हर वो बंदा जिसको कोई इस टाइप की मेडिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रात को आप सो रहे होते हैं और एकदम से आप हड़बड़ा के उठते हैं या एकदम से सांस आपका रुक जाता है और आप करके उठते हैं, या आप अपने घर में किसी बच्चे को या फैमिली मेम्बर को करते हुए देखें तो हो सकता है कि उनको स्लीप एपनिया हो। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। क्या है ये हमें डॉक्टर बताएंगे ब्रेक के बाद। और ये देखिए व्यूअर्स कटलेट्स भी हो गए तैयार। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने आपको वादा किया कि आज देखिए पिछले 2-3 दिन से हम नींद पे ही बात कर रहे हैं। डिफरेंट पॉइंट्स पे कोई ना कोई नींद की बात हुई है पिछले 2 दिन से, तो लगातार कर रहे हैं। बल्कि लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्यूअर्स कुछ ऐसे लोग भी तो है ना जो सो ही नहीं पाते। कल हमने टेंशन और स्ट्रेसेस की बात की, इसको भी कवर किया कि एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह इंसान को नींद से दूर कर देता है। ओवर थिंकिंग, डिवाइसेस, गैजेट्स, ये तो चले एक अंडरस्टूड बात। हमने कल ये माहिर नफ्सियात से भी बात की। लेकिन मेडिकल कंडीशंस भी तो होती है ना व्यूअर्स। हम सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरानगी होती है मेडिकल कंडीशन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखती है हम उसको मानते हैं। यानी कि अगर जिस्मानी कोई चोट लगी हुई है तो फ़ौरन डॉक्टर पे भाग जाएंगे, लेकिन अगर किसी को सांस नहीं आ रहा या कोई सो नहीं पा रहा तो हम कहते हैं कि खैर है, एलर्जी हो गई है। एक तो बात यह है कि एलर्जी या एलर्जी जो भी आप उसको बुलाना चाहते हैं, हर चीज़ एलर्जी नहीं होती। आइए मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जो एक्चुअली एक्सपर्ट है इस एरिया में, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो चेयरमैन हैं ऑफ द स्लीप गाइडलाइन पाकिस्तान चेस्ट एसोसिएशन, चेस्ट सोसाइटी। दैन उसके अलावा फॉर्मर डायरेक्टर स्लीप रिसर्च लैब
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट LGH यानी कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल, एंड देन ऑफ कोर्स एक रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक, आपके साथ सबको पता है एक काम से ज़्यादा एक दोस्ती का, एक फैमिली वाला आपके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ मॉर्निंग शो की वजह से ही। और आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपसे रब्ता किया और मैंने कहा डॉक मैं बहुत तंग हो रही हूँ। आपने कहा क्या हुआ है? याद है फैसल की मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि इतनी स्नोरिंग करते हैं कि मेरे से रात को सोया ही नहीं जाता, और फिर सुबह उठते हैं सारी रात सोने के बाद 10 घंटे भी अगर सो लें तो ऐसे उठते हैं कि जैसे किसी किसी के साथ कुश्ती लड़के आए हैं। ऐसे ही बिल्कुल ठीक। तो मतलब एक बंदा खुद रात को स्नोरिंग करता है ऊंची ऊंची, उसके बाद जो बंदा साथ लेटा हुआ है बीवी या बच्चे या जो भी, वो भी उनकी भी जिंदगी जीरन हो, और फिर अगले दिन सुबह वो बंदा जो सोया है वो ऐसे उठे कि जैसे वो कोई वो सोया मार खा के आया। एक दिन मेरे मियाँ ने मुझे कहा, कहते हैं जुगन मुझे सुबह उठता है मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मुझे मारा है रात को। मैंने कहा मैंने नहीं मारा, जबकि जितनी आपने खराटे मारे हैं मेरा बनता था मारना, बट इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। टेक्निकली नींद नहीं आई, ये क्या कहानी? जी थैंक यू सो मच। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नींद को। वी टेक इट एज अ ग्रांटेड कि एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है, लेकिन मेरे मुताबिक ये हमारा 5वां वाइटल साइन है। जैसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, सांस की रफ्तार चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, तो हर शख्स से उसकी नींद के बारे में पूछना मेरे मुताबिक ज़रूरी है। डॉक्टर साहब फॉर ग्रांटेड तो हम सांस को भी लेते थे, You are कोविड right. ने ऐसा दिमाग सेट किया सबका। हाँ, बिल्कुल हर बंदा ऐसे। फॉर ग्रांटेड लेता था ना, सांस तो हम सारे ही ले रहे थे। बिल्कुल। फिर जब सांस लेने में पूरी दुनिया को दिक्कत हुई, फिर जब पैसों से हमने ऑक्सीजन खरीदी तो फिर हमें पता लगा कि अल्लाह ताला ने हम पे कितना करम किया हुआ है। देखिए तो नींद जो है ना, आपको मैं एक सरप्राइजिंग बात बताऊं कि कोई भी जो शख्स है वो अपनी ज़िंदगी का 1/3 टाइम सो के गुजारता है। जैसे अगर किसी की 60 साल एज है तो वो 20 साल सोता है। तो अल्लाह ताला ने इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें क्यों दिया है सोने के लिए, ये हमें समझना चाहिए। आपको याद नहीं जब हम छोटे होते थे तो बड़े लोग कहते थे कि भाई नींद पूरी करो, तो सब कहते थे सारी जिंदगी क्या सो के ही गुजार देनी है। बिल्कुल। और आप देखिए सोए बगैर जिंदगी गुजार ही नहीं हाँ, सकते और आप। आप छोटे बच्चे को देखें पहले साल में वो 18 घंटे सोता है तकरीबन। तो वो क्यों सोता है? बिकॉज नींद जो है बेसिकली क्योंकि वो वेला है, क्योंकि उसको काम नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर से रोजी रोटी नहीं कमानी, ये भी ठीक है। इसलिए वो सोता है। वो सुकून से सोता है क्योंकि हम काम करते हैं। हाँ ये बात आपने ठीक है, लेकिन उसकी और वजह भी है। उसकी अच्छा, वजह और ये भी है वजह। कि बेसिकली वो उस अपनी सारी डे टाइम रूटीन एक्टिविटीज़ को मेमोराइज़ कर रहा होता है और उसमें से ट्रबल शूटिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। जब हम सोते हैं, और हमारी अडल्ट एज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 6 से 8 घंटे कांस्टेंट नींद चाहिए। ये नहीं है कि 2 घंटे सोया हूँ, तीसरे घंटे मैंने स्टेटस अपडेट किया है और चौथे घंटे मैंने किसी का स्टेटस देखा है। इस इंटरप्टेड नींद को मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे नींद चाहिए जो कि 6 से 8 घंटे होनी चाहिए, एवरेज 7 to 9 कहते हैं। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर इससे भी ज़्यादा सोते हैं तो फिर भी हमारे जिस्म के पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो नींद की जो है नॉर्मली 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 and 4, एंड वी नीड 4th स्टेज जिसको डीप स्लीप कहते हैं। REM। यस, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। वेरी गुड जी। तो हमें डीप स्लीप चाहिए, और ये जो डीप स्लीप है ये किसी भी शख्स को जब वो लेटता है तो उसको तकरीबन 45 से 90 मिनट के अंदर आती होती है। और नौजवानों में ये डीप स्लीप तहज्जुद के वक्त ज़्यादा होती है, तभी जवानी की जो नमाज़ें हैं उसका ज़्यादा स्वाब है। बुढ़ापे में ये जो डीप स्लीप है ये रिलेटिवली कम हो जाते हैं, तभी हम देखते हैं अक्सर बाबे जो हैं वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह को। ठीक है, सो स्लीप जो है भाभियाँ भी उठ जाती हैं। हाँ भाभी जी दोनों। सो ये जो स्लीप है ये अल्लाह ताला ने इसमें बड़े मैकेनिज्म रखे हैं। आपने ऑन एयर कह दिया बाबे उठ जाते हैं, शुक्र करें कि मर्द हज़रात इस तरह से सेंसिटिव नहीं होते। आपने कहा ना बुढ़ियाँ सुबह उठ जाती, आपको इतनी अभी आवाम से मारपीट नहीं की ना इस बात पे। तो वो ये कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत मैकेनिज्म रखे हैं। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, और इसमें एक और मैं आपको मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सीधी बात है, अपनी बात कर लेते डॉक। हम लोग जब टीन्स में थे ऐसे ठक करके सोते थे और ठक करके उठते थे। बेसिकली अच्छा, फिर वक्त गुजरा, लाइफ, मसरूफियात, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पे आई लाइक टू थिंक कि आई एम नॉट बुढ़ा राइट नाउ, कि मैं उस एज पे नहीं पहुंची जिसको बंदा बुजुर्गी कहता है। वहाँ पे भी अल्लाह करे अल्लाह पहुंचाए वहाँ पे, लेकिन जो हम सबके हालात जा रहे हैं लग नहीं रहा कि आजकल के ज़माने के लोग बुजुर्गी की तरफ पहुँचेंगे। जो हालात है, बिल्कुल, ना नींदें, ना खाना, ना और स्ट्रेस, पीना, बिल्कुल, और बिल्कुल, स्ट्रेस। बिल्कुल, बिल्कुल, पानी की जगह सारे लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पे चले गए हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर चले गए हैं। खाने पीने में जो चीज़ डब्बे में मिलती है वो खाती हैं, जो चीज़ आपको फ्रेश और अवेलेबल है वो आपको कूल नहीं लगती, या कहते हैं कि नहीं नहीं भाई फास्ट फूड खाना ज़्यादा अच्छा है। हमारे बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ना खुराक ठीक, ना नींद ठीक, ना कोई चीज़। तो बॉडी शट डाउन ही, मशीन गाड़ी ले लो,
उसमें पेट्रोल ना डालो, उसका इंजन चेक ना कराओ, उसको उसकी सर्विसिंग ना कराओ, कितनी देर चलेगी गाड़ी? यू आर राइट। हम तो इंसान तो हैं। अब आपने देखे ना, हमने चीज़ें खुद गलत अडॉप्ट की है ना, हमने नेचर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। जिस टाइम पे सोना चाहिए उस टाइम पे हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, जब हमें जागना चाहिए उस वक्त हम लेथार्जिक हुए हुए हैं। आपको पता है आपकी बॉडी में एक ग्लैंड है, उसको पाइनल ग्लैंड कहते हैं, वो जब मगरिब से इशा का टाइम आता है ना, उसको ऑटोमेटिकली, अगर आप बाय द वे रूम से बाहर भी निकले, ये नहीं कि आप रूम में बैठे हुए हैं, तो उसको पता लग जाता है कि अब आपको सोना है और आपके वो हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं कि आपको स्लीप में जाना चाहिए। हाँ, आपका रिदम एक साइकिल है और आपने साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया। अब हम अक्सर लोग बात करते हैं हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, इस तरह स्लीप हाइजीन भी है कि जब आपने सोना है तो सोने के भी कुछ लवाजमात हैं कि जो बेड है जिस पे आपने सोना है वो सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए, ना कि वहीं से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ना कि वहीं से आप टीवी देख रहे हैं, ना कि वहीं पे आप खाना खा रहे हैं। सो हमारा जो बेड है, आप देखें पहले हमारे टाइम की सारी चीज़ें देखें कि आपका डाइनिंग रूम सेपरेट है, आपका टीवी लॉन्च सेपरेट है, अब आपने बेड को ही अपनी सारी सेसेस बना दिया। अब आपका ब्रेन जब बेड पे बैठेगा उसको क्या पता लग रहेगा कि इस वक्त आपने वर्क फ्रॉम होम करना है, आपने टीवी देखना है या आपने सोना है। सो हमने अपनी आदत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब अपनी जनरेशन को देखें, आप सडन डेथ की रीजनिंग देखें, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि नींद का कम होने की वजह से हमारे स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। हमें इस चीज़ पे आना कहते हैं, चाहिए। पहले सडन इन्फेंट डेथ उसको कहते थे, बच्चों में होती थी, अब सडन डेथ सिंड्रोम भी हो गया है, जी बिल्कुल SDS। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखें, अल्लाह जन्नत में जगह दे, एक हमारे टीचर की डेथ हुई है पढ़ाते हुए, बड़ी उसकी एक सोशल मीडिया पे हुआ। तो हमारी स्लीप का जो है ना हैबिट, उसको हमें बेहतर करना चाहिए। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, एक तो स्लीप की हैबिट है और एक होता है नींद की कुछ बीमारियां भी तो होती हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे जब मैंने शुरू में बात की फैसल की, अपने हस्बैंड की, तो अब फैसल का आपने मुझे बताया था कि जुगन उस बेचारे की फॉल्ट नहीं है, उनको स्लीप एपनी है। बिल्कुल। देखिए ये तो बड़ी इग्नोर डिजीज़ है। आपको पता है इसमें 13 to 14 ईयर वो हम इसको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको नोन है, मुझे नोन है, शायद आमना इलियास को नोन है, बट हमारी आवाम हमको को उस तरह अभी से भी पता नहीं नहीं पता। है। बिल्कुल आपने ठीक क्योंकि कहा। हम लोग सोशल मीडिया पे, अल्लाह माफ़ी दे, लोगों की डेड बॉडीज़, ऐसी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो वायरल और ड्रोना कंटेंट हो। हम कभी वो बात तो पढ़ना ही नहीं चाहते। अब कल मैंने किसी एक बंदे को, जो टोटल सोशल मीडिया का बंदा है, वो उसका सारा काम सोशल मीडिया पे, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो अपने काम उसका ही है, उससे मुझे अपनी कुछ रिपोर्ट्स भेजी कि दीदी ये किसी को चेक करा के मुझे जवाब देंगी कि क्या स्टोरी है। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा बेटा मैं भी पढ़ के इतना तो मुझे समझ आ गया कि ये और ये आपका रिपोर्ट अजीब सी आई है, मैं डॉक्टर को भेजती हूँ। डॉक्टर को भेजी, उसने वॉइस नोट भेजा, मैंने उसको मैसेज किया, कहता है हाँ मुझे, जो मैं डॉक्टर के पास गया था उसने कहा था मुझे ये चीज़ है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा बेटा सारा वक्त तुम्हारा सोशल मीडिया पे गुजरता है, सारा वक्त कंप्यूटर पे गुजरता है, तो क्या ये नहीं सर्च कर सकते थे कि ये वाली चीज़ जो आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि इसकी ये बीमारी है और आपको इसके लिए कॉलोनोस्कोपी चाहिए, तो क्या चाहिए कि ये नहीं देख सकते थे? ऐसे सारा दिन रीले देखनी है, चीज़ें अपलोड करनी है। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, कोई पॉजिटिव चीज़ के ऊपर भी रिसर्च करके देख लें। ट्रू ट्रू। दूसरी बात ये है कि देखिए फिर भी आई डोंट नो कि इस पे बात, फिर भी आई एग्री विद यू कि काफ़ी कम होती है, लेकिन लोग इसको फिर भी अभी तक भी इग्नोर है, उनको पता नहीं। जैसे आपने बताया कि खराटे लेना इसकी एक अलामत है। वैसे याद रखें कि हमारी फैमिली में तो सब खराटे लेते हैं, इस पे बात खत्म हो जाए। क्वेश्चन। अच्छा 44% स्नोरिंग जो होती है ना खराटे, वो एक नॉर्मल खराटा है, लेकिन एक चीज़ को याद रखें, वो खराटे जिसके बीच में रुकावट आए, पेशेंट स्ट्रेट लेटा और खराटे लेते लेते एकदम, और उसके बाद उसको झटका लगे, वो उठ के बैठ जाए या करवट ले ले या उसकी कोई बॉडी मूव करे, इसका मतलब ये है कि ये वो खराटा है जो उसकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है, और यही वो पेशेंट है जिसको आपने टाइम पे फाइंड करना है। आपको मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि मैं बता रहा था 12-13 साल हो गए, बिलीव मी, हमें अभी तक स्लीप स्टडी में एक पेशेंट नॉर्मल नहीं मिला। जो भी पेशेंट मिलता है उसको सीवियर डिजीज़ होती है। जैसे आपने बताया फैसल भाई का जो इशू आपने बताया, तो वो स्लीप एपनिया था। जब वो सीधा लेटते हैं तो आपको जब गहरी नींद आती है, जैसे आपने कहा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आपकी बॉडी को पैरालिसिस हो जाता है, वो बिल्कुल ढलक जाती है, उसकी जो ज़बान है वो पीछे फॉल करती है और इस वजह से उसको खराटे आना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो शख्स है ये कभी गहरी नींद में नहीं जाता, इसी वजह से वो बेशक 8 घंटे सोता है लेकिन वो टेक्निकली डीप स्लीप में नहीं जा रहा होता, और फिर वो कब सोता है जब आप उसको बैठा देते हैं तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी उसको नींद के झटके आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे ये पूछा, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे एक बात अच्छा जब आपने चेक कर लिया, आपने कहा मुझे एक बात बताओ, जो कन बैठे बैठे सो जाते हैं? मैंने कहा हाँ। और ये तो मेरा और हमजा का फैसल को हमेशा छेड़ने का मजाक होता है, लो जी फैसल नकवी साहब बुढ़े हो गए, बैठे बैठे वो होता है ना, अगेन एक वो वाली चीज़ के बुजुर्गी में लोग बैठे बैठे ऐसे सोना शुरू हो जाते हैं। आप ये नहीं रियलाइज, और मतलब फैसल 40s में इस तरह कर रहा था ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। आई वाज लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग टू, आपने जब कहा और मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्योंकि व्यूअर्स
दिस आई डिडंट रियलाइज़ कि ये कितना सीरियस है। अब ये सीरियस कितना है ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे। इसकी प्रॉपर तशखीस कैसे होती है ये भी जानेंगे, क्या इसकी कोई मेडिकेशन है और इसका हल क्या है। क्योंकि अभी तक तो जो मैंने ऑनलाइन तो थोड़ी बहुत रिसर्च किया आपसे मिला तो स्लीप एपनिया कि इतनी बड़ी मशीन मुंह ते ला के इंज करके सांस तो मशीनें और पता नहीं क्या रोजी रोटी के पैसे नहीं है इस वक्त, रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें कहाँ से आएंगी। तो ये सब बातें आपसे हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़ी ही सीरियस डिस्कशन चल रही थी प्रोफेसर साहब के साथ अभी अबाउट स्लीप और उसकी अहमियत। और डॉक्टर साहब आपने तो बहुत हैरान कुन और डरावनी बातें ब्रेक में हमारे साथ शेयर की हैं। मैं चाहूँगी कि ऑन एयर भी हमारे व्यूअर्स को पता चले। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि स्लीप एपनिया है, कैसे पता चले। देखिए सोते हुए तो बड़े कम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, और असल में ये कंप्लेनर जो होता है ना पेशेंट, वो कभी नहीं करता, उसका पार्टनर कर रहा उसको होता है। शर्म नहीं आती ना? नहीं, उसको इस बात का आइडिया नहीं होता। उसको जब हम कहते हैं ना, कहते डॉक्टर साहब मैं सोया तो रहता हूँ, मैं तो हर वक्त सो जाता हूँ। अब जो पार्टनर जिस पे बेचारे पे गुजर रही होती है ना, वो बताता है या बताती है कि जी डॉक्टर साहब ये तो जब सोते हैं ना तो इनके ऐसे खराटे आते हैं कि मुझे बाज़-औक़ात लगता है कि जैसे इनका सांस आखिरी सांस है और मैं इनको हलाता हूँ या हलाती हूँ। तो ये अक्सर ही कंप्लेन हमारी एक रिलेटिव थी अम्मी की, सॉरी हंसी का फिट पड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मी एक दिन बैठी हुई, अरे मम्मा बहुत छोटी थी तो नानो मामा और मामा की कोई कज़न बैठी हुई थी। मामा वो नानो आगे से उसको कह रही है कि बेटा तू सोती नहीं है, ये वो तो कहती है पता नहीं मेरा मियाँ तो पता नहीं सोता है कि मोता है, ऐसे खराटे लेता है कि जैसे उसका कोई कत्ल कर रहा है या वो हमारा कत्ल कर देगा। मुझे उनकी वो बात नहीं बोलती, मैंने तो ये नहीं समझ आती कि सोंदा है कि मोंदा है। मोंदा यानी कि तो बस सफार मरता है कि जैसे उसको कत्ल कर रहा है। अब देखिए कि वो बॉडी मूवमेंट भी उसमें हो रही है, वो ऐसे मूवमेंट जो है ना वाइल्ड मूवमेंट शुरू कर देते हैं और ऐसा होता है। और ये होता क्या है पेशेंट को, कि पेशेंट को जब मैंने आपको बताया कि जब वो डीप स्लीप में जाता है उसकी टंग बैक फॉल करती है तो उसका खराटा रुक जाता है। इसको एपनिया कहते हैं, यही एपनिया है, सांस का रुक जाना। मैं आपको व्यूअर्स एक एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि अक्सर लोग रियलाइज़ नहीं करते। क्योंकि मैंने फैसल को इतना ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यार मैं एवं बेचारे को पीछे पड़ी रहती हूँ, उसको तो एक्चुअली मेडिकल प्रॉब्लम है। सो बेसिकली बंदा सो रहा है, खराटे ले रहा है एकदम से, और फिर एकदम से सांस, फिर एकदम से खराटा फिर शुरू होता है। और कभी कभी 5-10 सेकंड का गैप आ जाता है। आपको पता है जब हम स्लीप स्टडी करते हैं तो ये 1.5 मिनट का भी पास होता है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मतलब 1.5 मिनट ऑक्सीजन दिमाग को जा ही नहीं रहा, उसको जा नहीं रहा। और वो ये जब वो इतना उसको ये प्रॉब्लम जो पुराना हो जाता है, तब हमने ऐसे केसेस देखे हुए हैं पेशेंट के। और ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनसे हमने सिर्फ सवाल पूछा है कि जी आपका मसला है, कहता है डॉक्टर साहब, और वो सो गए। यानी इतना वो उनको स्लीप एपनिया होता है। और ये जो बीमारी है ये अनकॉमन नहीं है, ये याद रखें। आपको पता है कि रिसेंटली एक सर्वे हुआ और इसमें इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एक इंडिकेटर है उसको जब अप्लाई किया गया तो पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन 1.2 अरब लोग जो हैं वो स्लीप एपनिया का शिकार हैं। हमारे यहाँ क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन तो हम अपना डॉक्टर एक्सपीरियंस पता कैसे चलेगा? कोई टेस्ट देखिए, है जैसे इसका, ब्लड आपने- टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, क्या होता है? तो नॉर्मली होता यही है कि पार्टनर हमें बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है और फिर हम पेशेंट को उसको एक टेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं स्लीप स्टडी करें। व्यूअर्स फिर यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि माँ बाप बच्चों को बड़ा गौर से ऑब्जर्व करें। एक एज आती है जब बच्चे हमारे कमरे में नहीं सोते, छोटे होते हैं, तो तब बंदा जिस तरह हमजा को होता था, लेके गई ENT के पास डॉक्टर नवीद के बाद उन्होंने बताया कि इसको एडेनॉइड्स का प्रॉब्लम है, कर लिया। बट क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा है अब उसको स्लीप एपनिया का इशू है। ऐसे ही है। और देखिए तो वो चेक किया करें बच्चों को, क्योंकि शादी जब तक होती है उस वक्त आप 20s-30s में आ चुके होते हैं। एग्जैक्टली। सो बच्चों में अगर बहुत छोटे बच्चे हैं ना और वो बच्चा मुंह खोल के सोता है तो उसको ज़रूर एवेल्यूएट होना चाहिए, उसमें एडिनाइड हो सकता है, याद रखें। और वो बच्चे जो ओबीज़ हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनकी फैमिलियों को तो उस पर लाजमन रखनी चाहिए, क्योंकि 70% जो लोग ओबीज़ होते हैं उनमें टेंडेंसी है कि उनमें स्लीप एपनिया भी हो सकता है। तो आप इस पेशेंट को यूजुअली नॉर्मली हम एक क्वेश्चनर फिल करते हैं कि आप अकेले बैठे हों, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, एज अ पैसेंजर बैठे हों, या दोपहर का खाना खा के आप कंफर्टेबल बैठे हों, तो क्या आप डोज ऑफ होते हैं। एक क्वेश्चनर हम फिल करते हैं और उसमें अगर पेशेंट का हमारा स्कोर कुछ लेवल से ज़्यादा हो तो क्लिनिकली हम डायग्नोस कर देते हैं कि इसको स्लीप एपनिया। क्या स्लीप एपनिया दमे की वजह से होता है? दमा इसको एग्रीवेट कर देता है। क्योंकि मेरी बेटी नूर, अब व्यूअर्स मैं आपके साथ इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप परेशान हो जाए, वटेवर
दुआ करें अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे मेरे सब बच्चों को। आप नूर बानो 4 साल की हैं सिर्फ, 4 मतलब माशाल्लाह 5 साल की होने वाली हैं अब तो अक्टूबर में। आपसे मेरी बात भी हुई कि मुझे समझ नहीं आती है कि इसको सांस का इतना एलर्जीज़ ये वो वट। फाइनली फिर जब उसका पूरा चेकअप किया, पूरी तशखीस की, सारा कुछ किया, तो डॉक्टर साहब वही वाली बात निकली कि इसको एस्थमा का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ये सोते सोते इसी तरह करती थी, सोई सोई भी एकदम से और एकदम से फिर सांस लेना, मेरी तो जान निकल जाए। मैंने कहा क्या हुआ है? अब उसको रात को हम इनहेलर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, बट जिस दिन रात को नहीं इनहेलर लेती या सो जाती है इनहेलर के बगैर, फिर मुझे उसको जगा के कराना पड़ता है बिकॉज वो और क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसीजर होता है। बिकॉज इनहेलर तो फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट स्पेसर है, सारा कुछ है, छोटे बच्चे आपको पता है, और इतने छोटे बच्चे को बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। इसके साथ इसका क्लोजेस्ट डिफरेंशियल जो है वो एस्थमा है। लेकिन एक और बात बताएं, मैं आपको बताऊं कि जिनमें एस्थमा है और वो कंट्रोल नहीं होते तो उनमें भी देखा गया कि स्लीप एपनिया हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो यूजुअली ओबीज होते हैं, और ओबेसिटी सिर्फ अब्डोमिनल ओबेसिटी की बात नहीं कर रहे, हम नेक कॉलर साइज़ की भी बात कर रहे हैं। अगर फीमेल में नेक कॉलर साइज़ 16.5 से ज़्यादा और मेल में 17.5 से ज़्यादा है तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि उसको स्लीप एपनिया हो सकता है। तो हम मरीज़ को देख के ये बता देते हैं कि आपको स्लीप एपनिया। अगला जो मरला है वो उसकी ट्रीटमेंट का ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, उसको मरीज़ को यूजुअली इसके 2 ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है कि या तो हम उसको स्लीप सेंटर में बुला लेते हैं विच इज़ अवेलेबल इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेटअप टू, और स्लीप सेंटर में उसका 2 घंटे डायग्नोसिस किया जाता है, रेस्ट ऑफ द टाइम जो कि 4 घंटे मिनिमम होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और उस ट्रीटमेंट में जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि हम एक मास्क अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब याद रखें कि इसमें माइल्ड मॉडरेट सीवियर भी होता है, तो ज़रूरी नहीं कि सबको हम मास्क अप्लाई करें। कुछ पेशेंट्स में हम ये कहते हैं कि आप वेट रिड्यूस करें, और वेट रिड्यूस करने का आपको ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए और उनको ज़्यादा बेहतर गाइड करना चाहिए। तो वेट रिडक्शन अगर आप कर लें तो उससे भी आप स्लीप एपनिया को अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल कर सकते हैं। वही वाली बात आ रही है बार बार व्यूअर्स, जो कंटिन्यूअसली मैं आपके साथ कर रही हूँ, अच्छी खुराक, नींद और पानी, ये और एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ें आपने करनी है। हम लोग नहीं करते हैं, किसी एक चीज़ में कोताही होती है तो स्यापा पड़ जाता है और फिर पूरा आपका सिस्टम जवाब दे जाता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सो फिर हम उस पेशेंट की जब तशखीस हो जाती है, अगर वो सीवियर है तो हम उसको मास्क अप्लाई करते हैं। आपने ये कहा ना कि जी, और ये बड़ा लोगों को फेयर है कि ये बड़ा कॉस्टली है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अब तो चीज़ें ऐसी आती हैं जो रिफर्बिश भी होती हैं, और डिवाइसेस ऐसी भी आ गई हैं जो बड़ी जो सस्ती होती हैं, तो मरीज़ों के लिए लेना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको समझ लें कि अगर आप इसको ट्रीट भी नहीं करते तो ट्रीट ना करने से जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये मरीज़ जो हैं ये शुगर का शिकार होते हैं, ये मरीज़ ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, ये मरीज़ यूरिक एसिड ज़्यादा होने का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और इनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। तो ये सिंपल डिज़ीज़ सिर्फ अपर एयरवे की नहीं है या रेस्पिरेटरी सिस्टम की नहीं है, इससे और मेटाबॉलिक डिजीज़ भी हो जाती हैं। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, अल्टीमेटली आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश करें तो आप क्या करें? देखिए, मेरे मुताबिक जैसे मैंने आपको पहले बात की कि स्लीप को प्लीज़ एक इंपॉर्टेंट वाइटल साइन समझें, और आप अडल्ट को 7 से 9 घंटे मुश्किल सोना है, और सोने के लिए जो आपका बेड है वो सिर्फ सोने के लिए यूज़ होना चाहिए, उसको किसी और एक्टिविटी में इस्तेमाल ना करें। अगर आप खराटे लेते हैं या आपका पार्टनर कोई खराटे ले रहा है और उस खराटे लेने में कोई रुकावट है तो फिर उसको टाइमली डॉक्टर से एड्रेस करवाएं, और अगर आप टाइमली चले जाएंगे तो वो मरीज़ जल्दी बेहतर हो सकता है। ठीक। अच्छा, तो बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि अर्ली डिटेक्शन एंड इलाज। यस, याद रखिएगा व्यूअर्स, अर्ली डिटेक्शन के बाद फिर ना इलाज कराना उससे भी बड़ी ज़्यादती है। बहुत से लोग मैं जानती हूँ, और डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं, जिनको दमे का पता चलेगा, स्लीप एपनिया का, और दमा तो बहुत ही सीरियस चीज़ है, दमे का पता चलेगा कि नहीं इनको इनहेलर लग जाएगा तो हमने नहीं करना। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो इंसुलिन नहीं ले रहे क्योंकि इनको इंसुलिन लग जाएगी। तो व्यूअर्स, सांस लेना, दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचना हर इंसान की एक बेसिक ज़रूरत है। अगर वो पूरी नहीं हो रही और आपको हेल्प की ज़रूरत है, जिस तरह के अगर आपने एक से दूसरी जगह जाना है और आपकी टांगें नहीं आपको लेके जा रही, तो आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहुँच तो आप फिर भी रहे हैं, राइट? उसी तरह अगर आपको सांस नहीं आ रहा और उसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है तो लें। अगर आपका जिस्म इंसुलिन नहीं बनाता तो आपको इंसुलिन डालना है सिस्टम के अंदर ज़िंदा रहने के लिए। उसी तरह अगर स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है और डॉक्टर आपको इलाज बता रहा है तो एटलीस्ट कोशिश तो करें उस इलाज को करने की, और अपनी लाइफस्टाइल को तो उतना चेंज करें जितना कर सकते हैं, ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जाए। आप लोग सोच रहे होंगे आजकल इतना ज़्यादा जुगन इन चीज़ों पे क्यों फोकस करिए, क्योंकि व्यूअर्स इतनी ज़्यादा यंग डेथ्स हो रही हैं।
मेरे लिए 50, 60, 70 साल का उम्र भी की उम्र बहुत यंग है, क्योंकि व्यूअर्स आपका जिस्म 120 साल तक जी सकता है। आपकी बॉडी, आप अपने इस जिस्म में 120 साल तक जी सकते हैं, ये मेडिकल साइंस कहती है। मसला ये है कि कूड़ कबाड़ गंद आप उतना इसके अंदर डाल देते हैं कि आपकी बॉडी 45-50 साल से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। आई एम सॉरी, 30-30 साल के लोग डेड, चलते फिरते फौत हो गए। क्या हुआ? कोई बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, किसी ने चेक नहीं किया। तो प्लीज़, जान है तो जहान है, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉपर तशखीस करें मुस्तनद डॉक्टर से, और फिर जो इलाज बताते हैं वो इलाज करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ नेचुरल चीज़ों की, जिनमें जामन और नीम हमारा टॉपिक होगा ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप समझ आ ही आपको गई होगी कि आज हमारा हीरो जो है वो जामन है, लेकिन सिर्फ जामन नहीं, आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। इस मरहले में हम पहले जामन पे बात करेंगे, सेकंड हाफ में जो सेकंड हमारा स्पेशल जड़ी बूटी सब्जी, पता नहीं क्या बुलाएंगे इसको, उस पर बात करेंगे। तो आइए मुलाकात हर्ब पे बात करेंगे। आइए मुलाकात करते हैं हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स, फिलांथ्रोपिस्ट, लाइफ कोच एंड होम एक्सपर्ट इरम नईम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम सलाम जुगन। कैसी है हमारी प्यारी सी? बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आज हम बातें करेंगे। आज तो बहुत ही अच्छी लग रही है, लग रहा है आज एक्स्ट्रा तैयारी करके आई हैं। आपको शायद एहसास नहीं हुआ कि बारिश हो रही है, हालात खराब भी हो सकते हैं। मेरे तो ऐसे बाल उजड़े, ऐसा मैं ब्लो ड्राई करके निकली बाहर निकली, नमी से फुड़ुस सब बैठ जाते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। देन ऑफ कोर्स हमारी प्यारी सी आपा, जिनके हमेशा सर पे दुपट्टा होता है, इसलिए उनको तो बालों की टेंशन भी लेनी होती, लेकिन मैंने इनके बाल खुले भी देखे हैं माशाल्लाह। जो चीज़ें प्रीच करती हैं वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करती हैं। तो हेल्दी प्यारे बाल, और इनके बाल तो उस तरह से वाइट भी नहीं होते जिस तरह मेरे एज ग्रुप के लौट के हो जाते हैं। खैर आपा इतनी भी बड़ी नहीं है हमारे से एज में। नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ है, हर्बलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जुगन। अच्छा नैयर आपा, बात करनी है आज जामन की। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ इरम आप भी थोड़ी सी बात कर लें जामन पे, उसके बाद फिर हम फिजिकली आके इम्प्लीमेंट करते हैं। जामन, हमें जामन के बारे में आप क्या बताएंगे? आज दो चीज़ों पे डिस्कशन होगी और जामन इतना खूबसूरत लगता है जब ये उतर के हमारे पास पहुंचता है, फिर हम उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको हिलाते हैं, मिक्स करके नरम और बहुत मज़े का। इस मज़े के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी मेडिसन है, ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला हमें कहता है कि इस मौसम में उनसे हम फ़ायदा उठा लें। जैसा कि जामन के थोड़ा सा आपने उसको काला नमक डाल के लिया, और जिनको ब्लड प्रेशर है वो ना डालें, वो बस सिर्फ हिला लें, तो उसको खाने से स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ख़त्म होती हैं। जो पूरा साल हम अपने फैटी लीवर के साथ या हम कोई और प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हैं, और हम अचानक गर्मियों में ये खाने के बाद कहते हैं यार ये तो हमें प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई, और हमें पता भी नहीं चलता। तो वो उसके पीछे बैक साइड में ये जामन होते हैं, और जामन को एक अच्छी मिकदार में खा लेना चाहिए। खाली जामन का गूदा ही नहीं, इसकी गुठली भी अब इतनी ज़्यादा अफेक्टिव है शुगर के लिए। इसको वेट लॉस के लिए भी लोग यूज़ कर रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से इस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी आप, बहुत से लोग जो हैं जामन इसलिए नहीं खाते क्योंकि कहते हैं कि यार वो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कह दूँ, ब्लड प्रेशर जामन से नहीं हाई होता, उस काले नमक से होता है जो आप उसके ऊपर डालते हैं। और याद रखें कि ब्लड प्रेशर पेशेंट और जनरली ऑल्सो फल को, पता नहीं आपा हम फल की तरह क्यों नहीं खाते, फल की तरह फल पे नमक, चीनी, शीरे। मुझे मेरी एक दोस्त है, वो स्ट्रॉबेरी जब सीजन में आती है तो वो बच्चों को स्ट्रॉबेरी के ऊपर शहद डाल के खिलाती है। एक तो जायका अजीब, ऊपर से वैसे भी अगर मतलब मीठी चीज को और मीठा क्यों करना है? जामन इतने मजे का फल है, आप तोड़े फल है, राइट? एग्जैक्टली, ये तो फल है।
और इतना खूबसूरत फल है, इसका रंग देखिए कितना प्यारा होता है। और ये जब ताज़ा ताज़ा उतर के आता है तो आपके हाथ भी जामुन कलर के, और ये बड़ी अच्छी एक थेरेपी है पर्पल कलर जो है, इससे एंजाइटी ख़त्म होती है जब हम खाते हैं आप इसीलिए आज जामुन बन के आई हैं? तो शायद हल्का जामुन के अंदर वाला हिस्सा, जामुन के अंदर थोड़ा सा, हल्का सा, जो जामुन के अंदर होता है, अच्छा। बाहर वाला नहीं, बाहर अंदर होता है। तो इसकी गुठली से भी फ़ायदा है। शुगर पेशेंट इसका ड्राई करके पाउडर बना लेते हैं। उसके सफ़ूफ को 1/2 टीस्पून लेना है, आधा चम्मच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। पानी के साथ सुबह में हम लोग जब चीज़ शुरू करते हैं, हम रोज़ वो खाना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक गुठली, एक गुठली ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून। अच्छा, इसी पूरी तरह नहीं निगल सकते? नहीं, वो फिर स्टमक में प्रॉब्लम करती है। बेहतर है उसको क्रश करके, फिर सेफ हो जाता है, आपके पास में पड़ा हुआ होता है सुखा के। उसका ये कि वैसे बासी भी हो जाती हैं इसकी गुठलियाँ, अगर सुखा लें और उन्हें पीस लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो फिर सफ़ूफ बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें स्टमक के लिए एंजाइटी बच्चों को होती है, बाज़ का सुबह उठने में, जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मी बहुत लगती है, तो इसका शरबत बहुत मज़े का बनता है। इसको आप हल्का सा हिलाएं, उसका गूदा उतर आता है, उसमें थोड़ा सा पुदीना डालें, अगर नमक पसंद है तो डाल दें, नहीं तो उसको ग्राइंड कर लें और उसमें पानी डाल के पिएं। एक ज़माने में कहा जाता था कि जामुन खा के पानी नहीं पीना, लेकिन अब हम खीरे और जामुन के साथ आराम से पानी पी लेते हैं, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान और वही वाली बात है ना, इसको जामुन को ब्लैक प्लम या जावा प्लम भी कहते हैं। तो यानी कि ये प्लम यानी कि आलू बुखारे के ख़ानदान का कोई दूर का रिश्तेदार है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्सीलेंट फॉर डायबिटीज़, नॉट जस्ट गुड, एक्सीलेंट फॉर डायबिटीज़। जी आप? हाँ जी, बिल्कुल। जामुन की जो है वो जिस तरह से जामुन का डायबिटीज़, क्योंकि एक अरसे से जो है वो कि जामुन की गुठलियाँ जो है ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी। आप देखें कि जिस तरह से ही गर्मी नहीं बल्कि बरसात शुरू होती है, एक जामुन और नीम का फल जो है ये पक जाता है। तो जो जामुन है ये लाजमी बरसात के अंदर, ख़ासकर जिन लोगों की ऑयली स्किन है, फोड़े फिंसियाँ इस तरह के मसले मसाइल है, तो वो जामुन को बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। तकरीबन आप कह लें कि 100 ग्राम से ज़्यादा आपने नहीं लेना इसको, इधर आते हैं क्योंकि थोड़ा ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है और हाँ। इसकी तासीर गर्म नहीं है, इसकी तासीर ठंडी है। अच्छा, इसकी गुठलियों वगैरह की सारी बात हो गई। इसका जो है वो मैं आज सिरका बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने सिरका बना के भी रखा हुआ है, एप्पल साइडर सिरका। जी, ये ऑर्गेनिक सिरका। आप देखें कि मार्केट में कितना ज़्यादा जो है वो महंगा मिलता है। तो आज जो हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिनके घरों में दरख्त लगे हुए हैं, गाँव देहातों में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, और ये आता 1 माह के लिए है, और इसको हम किसी भी तरह जो है ना वो प्रिजर्व नहीं कर सकते। जामुन का दरख्त घर में जरूर लगाएं, जिस तरह मेरी अम्मी के घर जामुन का दरख्त है, बल्कि नीम की सेकंड बात करेंगे हम, तो नीम का दरख्त भी होना चाहिए, कड़ी पत्ते का दरख्त जरूर होना चाहिए, बहुत जरूरी। ये ऐसी चीजें हैं जो घर में हो तो बड़ा बेनिफिट हो जाता है। मेरे घर में इतनी वो लगी हुई है तुलसी, हाँ जी, ठीक, बैज़ल, हम सैलेड में भी डालते हैं, अदरवाइज भी यूज करते हैं। ये सब आप बड़े नॉर्मल और नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि होम गार्डनिंग की तरफ ही जाएं। हाँ जी, अच्छा, अब हम क्या करें? ये देखें, ये मैंने ना जामुन लेके इसको मैंने रात में जो है ना वो तकरीबन ये आधा किलो जामुन है, 1 टीस्पून नमक इस पे डाल के इसको मैंने अच्छी तरह टॉस करके तो इसको छोड़ दिया। ओवरनाइट आपने इसको छोड़ देना है। इसके बाद ये देखें बिल्कुल सौगी हो गए हैं, नरम हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है। अदरवाइज जो सिरका होता है ये महीना फ्रूट जो प्रोफेशनल बनाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने प्रोफेशनली नहीं बनाना, हमने इस तरह से बनाना है कि क्विक जो है वो इसको हम बना लें और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो जो है वो हमारे सिरके के हमें मिले, जो ऑर्गेनिक सिरका है। क्योंकि मार्केट के अंदर ये देखें आराम से जो है वो, जो रात का नमक लगाया हुआ था, आराम से पल्प इसका और गुठलियाँ बिल्कुल जो है ना वो अलग हो गई हैं। अच्छी तरह से इसको आपने मसल लेना है, ठीक है, और इसके अंदर आपने इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के, पानी नॉर्मल, हाँ जी, आपने टैप वाटर नहीं लेना, आपने जो डिस्टिल्ड वाटर वो है आपका फिल्टर्ड वाटर है, आपने वो लेना है, ठीक है। पानी लेके आपने इसको ये अच्छी तरह से ये देखें मसल लिया। ये जरा आप उठा के दिखाती हैं ये। हाँ जी, ये देखिए, ये रात का क्योंकि हमने इसको नमक लगाया हुआ था, सारी गुठलियाँ अलग हो गई, इसका पल्प जो है ये अलग हो गया। अच्छा, अब क्या? अच्छी तरह से इसको वो करके आपने इसको कपड़े के अंदर स्टेन करना है, ठीक है। कपड़े के अंदर मलमल के डाल के आपने अच्छी तरह से इसको जो है ना वो निचोड़ लेना है। ये अच्छी तरह से इसका जो है ये पानी जो है वो निकल आएगा, ठीक हो गया। कपड़े में आपने इसको निचोड़ लिया अच्छे से। लाइए।
अच्छा, ग्लव्स पहनने का रीज़न व्यूअर्स ये नहीं है कि आप जो हैं वो हाथों का तो चले एक होता ही है कि क्योंकि उसका रंग चढ़ जाता है, बट ऑल्सो बिकॉज सफाई सुथराई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाथों का बैक्टीरिया, ये सारी की सारी चीज़ें वरना इसके हाँ जी, अंदर चली जाएंगी। हाँ जी, ये देखिए। सो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर इसके बाद इसको हमने क्या हाँ करना जी, ये देखें, ये इसका जो है वो पानी निकल आया। इसको जिस तरह से हम दही को जाग लगाते हैं, ठीक है, इसको हमने ऑर्गेनिक सिरके की जाग लगानी है। ठीक है, ये मेरा तकरीबन 15-20 दिन पहले से बना हुआ सिरका है। ठीक है, ये फॉर्मेंटेड हो चुका हुआ है। ठीक है, हम ऑर्गेनिक सिरका 1 चाय की चम्मच इसके अंदर जो है वो डाल देंगे। 1 या 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है, हम कोई सिंथेटिक चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, ये डाल के आपने इसको 15-20 दिन के लिए जो है वो ढक्कन लगा के किचन में जहाँ पे हल्की सी हीट होगी वहाँ पे रख देना है। ये आपका सिरका जो है ये रेडी हो जाएगा। कितना को डालना है आपा? हाँ जी, बस नहीं, सिरका ये मैंने कितना को सिरका डाल दिया इसमें, मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून मैंने तकरीबन इसमें डाल दिया। ये सिरका रेडी है जुगन। आप इसकी जो है वो स्मेल करके देखें, ऑर्गेनिक है, घर का बना हुआ। ठीक है, और इसका अगर आप टेस्ट भी करेंगे तो ये बहुत मज़े का टेस्ट है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? अब जामुन तो ख़त्म हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी गट को, आपके स्टमक के जितने इश्यूज़ हैं उसके लिए बेहतरीन है। आप लोगों का स्टबन फैट है, किसी भी तरह से अगर वेट नहीं आप लॉस कर पा रहे तो खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी में इसके जो है वो 2 टेबल स्पून अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर भाई, करता हर है। बंदा कहता है सलाद खाओ, सलाद खाओ, सलाद खाओ, चटनी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। हाँ चटनियाँ जी। भी बड़े मज़े की बनती हैं जामुन मज़े की बनती हैं। तो ये अगर आप लेना, ये आपके जो है वो ब्लड शुगर लेवल को भी जो है वो कंट्रोल में करेगा। आपकी गट के लिए, आपके मैदे के जितने अमराज है उसके लिए ये बेहतरीन है। ठीक है, खाली पेट कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, इसलिए मैं नहीं कहती कि आप इसको खाली पेट लें। खाना खाने से 1 घंटे पहले आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, मज़ीद और ठीक जामुन हो से। गया। उसके बाद जो है वो जामुन का जो है वो हमने ये पल्प निकाल लिया अच्छी तरह से। इसका जो गुठलियाँ आपने निकाल लेनी है, पल्प को आपने ड्राई कर लेना है। ठीक है, इस मौसम के अंदर जो है वो सन बर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्नी हो जाती है, एक्नी के बाद के दाग धब्बे निशान जो है वो रह जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया, ये देखें, ये जो जामुन है इसका पल्प ड्राई किया हुआ खुश्क हो गया, इसका मैंने जो है वो पाउडर बना लिया। क्योंकि इसका जो पिगमेंट है जुगन पर्पल है, जो पर्पल है वो एंटी येलो है, और ये आपकी पिगमेंटेशन वगैरह पे, आपकी जो फ्रैकल्स हैं, सन टैन पे, सन बर्न पे बड़ा अच्छा काम करता है। ये वाला जो पल्प है इसका पाउडर हमने जामुन के पल्प का जो पाउडर है 1/2 टीस्पून लिया। 1/2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर हमने माल्टे के छिलकों का पाउडर, माल्टे के छिलकों का पाउडर आपको पता है विटामिन सी है और बेहतरीन जो है वो एक्सफोलिएटर है। उसके बाद जो है वो 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर हम ले लेंगे मुल्तानी मिट्टी की। मुल्तानी मिट्टी जो है वो एक्नी और ड्राई स्किन, किसी भी तरह की गर्मियों के अंदर हर एक को जो है ये सूट कर रही होती है। ठीक है, और इसको जो है वो आपने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके इसके अंदर आप बेशक एलोवेरा जेल डाल लें। इसके अंदर जो है ये देखें, एलोवेरा जेल मैं डालूंगी थोड़ी सी। एलोवेरा जेल भी आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ रखती है। इसमें आप थोड़ी सी जो है वो एलोवेरा जेल ऐड करके और पानी के अंदर या दही के अंदर इसकी पेस्ट आप बना लें। दही के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए लैक्टिक एसिड है ना जी, लैक्टिक एसिड है, वो डेड सेल्स को, डेड स्किन को रिमूव करेगा। जो सन टैन हुआ है उसके लिए ये आपका 3 in 1 है। ये आपका डीप पोर क्लिनजर भी है, आपका एक्सफोलिएटर भी है, और प्लस इसको आप 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसमें थोड़ा सा पानी और डालें। इसको अगर आप 10 मिनट के लिए लगा रहने देंगे, ये ड्राई होके आपकी जो है वो डीप और क्लिनजिंग करेगा और इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव करेगा। तो ये आप नाइट के अंदर जो है वो इसको, जिनकी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, ठीक है, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। उसके बाद ये देखें, जामुन की गुठलियाँ हैं, इसको जो है वो धो के मैंने अच्छी तरह से खुशक कर लिया। ठीक है, अच्छी तरह से जिस तरह हम चावल धोते हैं या दालें धोते हैं, मलमल के अच्छी तरह धो के इसको आपने प्रॉपर खुश्क कर लिया। जितनी जामुन की गुठलियाँ हैं उतने ही इसमें आपने काले भुने हुए चने लेने हैं, उतने ही आपने इसके बादाम लेने हैं। तीनों चीज़ें हम वज़न लेके इसको आप ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लिया। ये जिन लोगों की जो है वो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या जो शुगर पेशेंट है, उन्हें भूख लगती है, एकदम से जो है वो दिल घबराने लगता है, तो ये पाउडर बना के वो अपने पास रखें। ठीक है, जिन लोगों को खाने की बहुत क्रेविंग होती है और वेट जो है वो अपना कम करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए भी ये सफ़ूफ बेहतरीन है। ये पेट को भी फुल रखेगा और प्लस जो है
ये जो जामुन की गुठली है, आपको पता है कि ये आपका जो स्टबन फैट है उसको जो है ना ये बहुत इजीली जो है वो आप निकाल लेगी। बिल्कुल। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नीम की। आइए किचन में जल्दी से नज़र डाल लेते हैं क्योंकि चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। किचन में भी अब देखें ना, हमने कोशिश की कि सस्ता और हेल्दी ऑल्टरनेटिव खाने का दें। सफ़ेद चावल हैं, खाने खाएँ, नहीं खाने ना खाएँ। आपकी मखनी दाल, उसमें हमने क्रीम ऐड की है और उसके साथ सैलड है एक अच्छा सा बिल्कुल आपके पास, और साथ में कटलेट। अचार, रायता, चटनी इसलिए नहीं डलती क्योंकि क्रीम आप ऑलरेडी डाल रहे होते हैं, तो उसके साथ अगर आप चटनी हाँ सर्व कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। बट एक बहुत अच्छी बड़ी हेल्दी और विदाउट मीट का ऑप्शन आपके लिए दस्तरखान के लिए, तो आज ये ट्राई कीजिएगा ज़रूर लंच में। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ईरम जी भी हमारे साथ हैं, नैयर जी भी हमारे साथ हैं, गपशप भी लग रही है। अभी ब्रेक पे आपने कहा कि कुओं में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी पहले साफ़ नहीं होता था, तो आप कह रही थी कि जामन की टहनी लोग फेंक देते थे अंदर, डाल देते थे, तो उससे वो फिर बैक्टीरियाज नहीं होते थे उस पानी अच्छा, लेकिन अब हमने बात करनी है नीम की। exactly. नीम के बारे में क्या? नीम के तो खैर बचपन से सुनते आ रहे हैं। नीम का दरख्त तो छाँव भी बहुत घनी और ठंडी देता है। तो ये एक ऐसा पौधा है, कहते थे पुराने ज़माने में, अभी भी एक कहावत है, करेला और नीम चढ़ा, मतलब करेला भी कड़वा और नीम भी कड़वा। तो कड़वाहट में ही उसमें इतनी ज़्यादा अल्लाह मियाँ ने एनर्जी, इतनी ज़्यादा शफा दे दी है कि वो सारी गर्मी के मौसम में इस रीजन में, हमारे पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में जिस तरह गर्मी पड़ती है और पित्त निकल आती है और बच्चों को दाने निकल आते हैं, पेट ख़राब हो जाते हैं, तो एक इसी दरख्त में इतनी ज़्यादा शफा देती है, इसकी टहनियों से लेके पत्ते और इसकी मंगोलियाँ तक। तो आप जब इसके पत्तों की बात करते हैं, इसके पत्ते तो हम सुखा के गर्म कपड़ों में और अलमारियों में रख दें तो वो कीड़ा वहाँ उसके पास नहीं आता, तो खाने की बात तो और ही हो जाती है अच्छी। तो इससे स्टमक का बैक्टीरिया मरता है जब हम इसका कावा पीते हैं। आप एक गिलास पानी, एक मुट्ठी इसके पत्ते लेके नीम के उबाल लें और उसको शहद या थोड़ा सा अगर चाहें तो दुनिया का कड़वा तरीन कावा बता रही हैं आप। एग्जैक्टली लेकिन इससे इतनी जल्दी आराम आता है। जिस तरह करेले का पानी पियो तो देखिए, जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई तो ये चीज़ें बनाई थी, पौधे, पत्ते और दरख्त, और इस तरह से फ्रूट दिए हमें। विटामिन्स और दवाइयाँ तो बाद में आई हैं ना, पहले तो हम इन्हीं से ठीक और विटामिन और दवाइयाँ भी तो इन्हीं से निकलती हैं, इन्हीं से बनती हैं। तो उनमें देखिए, अगर हम डायरेक्ट ले लेते हैं तो कितना फ़ायदा होगा। और नीम के पानी से जब बच्चों को दाने निकल आते हैं तो उसका एक स्प्रे बना लें, उसको नीम के थोड़े से पत्ते लेके पानी में उबाल के एक स्प्रे वाली बॉटल में रख लें, उसको थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी पे छिड़कते हैं। आप तो आप ये देखो कि व्हेन आई हैड नूर बानो एंड व्हेन आई हैड हसन हमजा की बारी, तो सच्ची बात है ना, होश थी ना सेंस थी, और किसी ने बताया भी नहीं। तो नीम के बेबी के बाद वो जो चिल्ला का पीरियड होता है 40 डेज, उन 40 दिन मुझे नीम के पत्तों का एक पानी सा बना के देते थे, इसमें नीम के पत्ते डाल के बाल्टी में, के नहाने के बाद ना अपने ऊपर एंड में ये डालना। तो मैंने कहा पत्तों वाला पानी क्या, बट मतलब अल्लाह का शुक्र है उस दौरान ना कोई रैश हुई, ना कोई और चीज़ हुई, और देखिए कितना और बड़ी रिफ्रेशिंग फीलिंग होती थी। जितना ये कड़वा है उतनी इसमें शफा ज़्यादा दी अल्लाह ने, और ये गर्मी के मौसम में हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। फिर इसके साथ साथ अगर हम जैसे बच्चों को, आपने बात की नहलाने की के नहाते हैं, तो गर्मियों में बच्चों के सरों में जुएँ पड़ जाती हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, उससे इनका सर धो दें तो वो जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। मतलब जो भी आपने जुओं की ट्रीटमेंट करनी है उसके बाद नीम के पानी से अगर आप वॉश करते हैं 2-3 दिन, मतलब जब भी नहलाया तो उसके बाद जिस्म पे डाल दिया, वैसे भी गर्मियों में बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा जी। हाँ जी, नीम की बात हो रही है। नीम का आप देखें कि पत्ते कड़वे और इसका फल मीठा होता है,
और ये बरसात में सिर्फ लगता है। ये जब इस तरह से येलो हो जाता है जुगन, तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे शहद की तरह से मीठा, धुला हुआ है, नीट क्लीन है। झूठ ना बोले आप, Really? मैंने तो जब भी ये खाया है ग्रीन, Yeah. हालत खराब हो जाती है। ये मीठा मज़े है। का होता है, मीठा होता है और बच्चे अक्सर खाते हैं ये। देना और मीठा जो येलो वाला मीठा है, पत्ते कड़वे हैं, ये ढेरों के हिसाब से हर जगह पे लगा हुआ है। तो ये अगर जिन लोगों के फोड़े, फिंसी, खालिश, जल्दी बीमारी कोई भी किसी भी तरह से ठीक नहीं होती, तो ये पूरी बरसात जो 15-20 दिन ये फल रहता है, तो इसको अगर आप डेली बेसिस पे मुट्ठी भर के खाना शुरू कर दें, तो जल्द की जितनी बीमारियां, क्योंकि ये खून को साफ करेगा, शहद की तरह अलबत्ता मीठा नहीं है, लेकिन है मीठा। मीठा है। ट्राई करो। इट्स लाइक अ फ्रूट। आई मीन इट्स नॉट अ मजे का फ्रूट, हाँ, लेकिन But ये it's कि not a खाया bad जा fruit. सकता है, वो क्योंकि नीम के खून को पत्ते साफ करने के का लिए काढ़ा पीने से तो बेहतर है, वरना बेहतर नीम है, के हाँ बीज ना खा जाए, बीज ना खा जाए। खून को साफ करने के लिए ये बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, इसका जो इन दोनों को फायदा तो कुछ भी पिलाने को दिल नहीं चाहता ना खिलाने का, वैसे इतनी साफ शफाफ चमकती हुई आती हैं दोनों, गुस्सा चढ़ता है इन दोनों को मुझे देख के। हम मुरझाए हुए पड़े हुए होते हैं, ये आती हैं शोभ में, कहती हो ये क्या करती क्या है, सुबह सुबह ई करके जो आ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसका नीम की जो निमोली है, इसका फ्रूट है, इसका आपने खा लिया। इस ये नीम की, इसको निमोली कहते हैं, जो नीम का फल है इसको निमोली कहते हैं। निमोली इधर आओ, हमने तुम्हारा नया नाम निमोली। इसके जो सीड्स हैं बेसिकली, ठीक है, वो निमोली है। इनको मोटा मोटा क्रश करके आपने ये तिलों के तेल के अंदर डाल दिया। इन तिलों में तेल नहीं। हाँ, इसमें इतने बेनिफिट्स हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ये वाला जो ऑयल है, जिन लोगों की बरसात में खारिश होती, इचिंग, रैश, तो एक्जिमा? ये वाला एक्जिमा, पापा प्लीज मुझे दे दे, नहाने, हाँ जी मेरी बिल्कुल। नूर का कांस्टेंट प्रॉब्लम चल रहा है। ओहो, नहाने के बाद जो है वो ये वाला ऑयल, आपको पता है मुझे भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो मानो को तो बहुत एक्जिमा हो जाता है। हाँ, ये उसके लिए बेहतरीन है। तो ये लगा के, और ये फौरन जज़ब होगा। आपको पता है तिलों का तेल जो है ये पेनिट्रेटिंग ऑयल है। उसके बाद ये जो है ये इसका एक्सट्रैक्ट है। अच्छा। लोगों को पता ही नहीं है कि एक पूरे साल के लिए आप डेली बेसिस पे नीम के पत्ते नहीं तोड़ सकते, उसको पकाएं, उबालें, नहाएं। ये एक्सट्रैक्ट जो है ये मैंने इसका, ये देखिए इस तरह से निकाला हुआ है। आपने क्या करना है, नीम के सीड्स, नीम के पत्ते क्रश करके आपने जो है वो डिस्टिल्ड वाटर लेना है, आधा और आधी इसमें ग्लिसरीन, और उसमें आपने ये डाल देना है। ये आपका प्योर जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो नीम का जो है ये आपका रेडी लो है। तो आप जो कह रही थी कि सर जड़ों में लगाना है, जिसम तो में लगाना है, ये आप लगाएं जिन बच्चों के ये आप जो शाम जुएं में बाल्टी में बाल्टी के अंदर आप नहाने के बाद जो है वो पूरी जिनकी ऑलरेडी ऑयली लेके जा रही हूँ, जिनकी ऑलरेडी ऑयली प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है, ऑयली स्कैल्प है, उनके लिए ये एक्सट्रैक्ट जो है ये बेहतरीन है। और आज जो है वो मैं नीम का जो फेस वॉश है ना जुगन, प्रोफेशनली जो आप मार्केट से इतना महंगा लेते हैं, नीम सोप इतना महंगा लेते हैं, मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। ये जो है मैंने लिया है 100 ml वाटर और 50 ग्राम इसके अंदर जो है ये आपको आराम से, जहाँ पे जो है वो मार्केट में वगैरह में सिर्फ बनाने का सामान मिलता है, ये आपको शैम्पू बेस के नाम से ऐसे लिक्विड मिलेगा। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऑलरेडी भिगो दिया है, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे, 1 टीस्पून आप डालें इसको, जरूर दिखाएं, हाँ जी दिखाएं कि इसकी जो पेस्ट है वो किस तरीके से बैक साइड से निकाल ले, थोड़ी सी मैं सिर्फ ये दिखा हाँ रही जी हूँ। ये देखें, ये मैंने 1 गिलास पानी यानी कि 100 ml वाटर लिया है, तकरीबन 50 ml के करीब ये शैम्पू बेस या फेस वॉश की जो बेस होती है ये इसके अंदर ऐड की, 3-4 घंटे पहले डालेंगे ये डिज़ोल्व हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल वाटर है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 50 ml जो नीम के पत्तों का पानी पकाया हुआ वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद ये है कोको बुटेन, ये भी वहाँ से बड़ा इजीली मिल जाता है। ये फॉर्मिंग एजेंट है और कंडीशनिंग करता है। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ये डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, और जिनके बहुत ज़्यादा रैशेज़ है, इचिंग होती है, ख़ारिश होती है गर्मियों के अंदर, ये देखें इस तरह से ये मेंथोल है, सिर्फ इसकी 1 आधी स्टिक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये आपका कूलिंग जो फेस वॉश है ये आपका रेडी होने जा रहा है। हमने इसके अंदर जो है वो मेंथोल डाल दिया। उसके बाद ये डीएम ये भी वहाँ से बड़ा इजीली, आपकी ब्रांड में भी, मेरी ब्रांड में भी नीम का फेस वॉश है, अवेलेबल है और बहुत नीम के तो बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारे ये प्रिजर्वेटिव है, यानी कि ये हम डाल देंगे, ये 2 साल के लिए जो है ये हमारा ख़राब नहीं होगा। डीएम के नाम से ये भी चंद ड्रॉप्स इसके डाल दें, 4 से 5 ड्रॉप बस इसके डाल दें। ये प्रिजर्व है, इसको ये प्रिजर्व कर लेगा। ठीक हो गया, हाँ जी। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ग्लिसरीन का डालेंगे, ताकि मॉइस्चराइजिंग। ग्लिसरीन आपको पता है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है और मॉइस्चर बैलेंस जो है वो स्किन का जो है ये करने के लिए जो है ये बेहतरीन है।
अब इसके अंदर जो है वो हम सोडियम डालेंगे। मतलब 100 मसाइल खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने वो खा लिया ना, हाँ उसके जी। अलावा आपने ये बॉडी, क्योंकि नीम खाने में इतना कारआमद नहीं होता जितना लगाने में, क्योंकि फेस अगर आप आम साबुन से वॉश करते हैं, ये देखें ये इसमें हल्का हल्का आप डालते चले जाएंगे, अभी वाटर है ये डालते जाएंगे सोडियम, तो ये आपका ये देखें थिक होता चला जाएगा। जिस तरह से आपका फेस वॉश लिक्विड ही होता है, ये आपका जो है ये लिक्विड। थोड़ा सा और डालें, मैंने कहा मैं मिक्स कर लूँ। हाँ जी, थोड़ा सा और डालें। ये आपका वो फेस वॉश है जो आप मार्केट से इतने महंगे जो है वो दामों में ख़रीदते हैं, तो ये आपका वो वाला फेस वॉश रेडी हो जाएगा जो कि आप साल 2 साल इसको इजीली जो है ये रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। ज़्यादा डालनी है, थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें। हाँ जी। इसके बाद जो है जो अच्छे ब्रांड्स हैं ना जुगन, उनका जो पीएच लेवल होता है, क्योंकि ये बड़ी मेन चीज़ होती है कि इस तरह के साबुन जो स्किन को ख़राब कर रहे होते हैं या फेस वॉश, वो बहुत ज़्यादा, ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया, वाटर था, ये देखें। अब इसका जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल, हाँ जी, 6 to 7 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इस तरह से चेक करेंगे। जो अच्छे ब्रांड है वो जुगन इस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस रखे हुए होते हैं कि जो एसिडिक बहुत ज़्यादा जो अल्कालाइन नहीं होना चाहिए। अब ये देखें ये अल्कालाइन है, इसका पीएच लेवल ये तकरीबन जो है ये 9 के ऊपर है। ये मेरा चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोग काउंटर से कई दफ़ा फेस वॉश साबुन ले आए, जिसकी स्किन ड्राई हो गई, डैमेज हो गई। अब इसका जिन लोगों को नहीं पता वो क्या करते हैं, एज इट बोतलों में भरते हैं, सेल कर देते हैं। इसको हमने न्यूट्रल करना है। ये उसके लिए बहुत सिंपल है, साइट्रिक एसिड जो आपकी टाटरी है, ठीक है। ये हम इसके अंदर थोड़ी सी विटामिन सी है, इसके फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी सी टाटरी डाल के आप मिक्स करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो इसका पीएच लेवल है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अब आप चेक करेंगे, हाँ जी, अब आप चेक करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल जो है वो इसका पीएच लेवल न्यूट्रल हो गया है, अल्कालाइन से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। ये देखें ये नीचे आ गया, ये 6 to 7 पे आ गया। तो पूरा साइंटिस्ट है गया। हाँ जी। अब इसको आप बॉटल्स के अंदर भर के आप इसका जो है वो बिजनेस भी कर काम सकते भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे कि ओए होए मेरी किताब कहाँ गई भाई, मेरे पास एक किताब थी जो मैंने आपा की दिखानी थी। आपा ने किताब भी लिखी है बाय द वे उन लोगों के लिए जो अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको पता है नॉर्मली हम लोगों की पर्सनल चीज़ों को उस तरह से प्रमोट नहीं करें। मुझे पता मैंने ज़्यादा डाल दिया, एक्साइटेड होकर ना, थोड़ा सा बहुत ही एक्साइटेड होकर डाल दिया। नैयर आपा ने ये बनाई है उन लोगों के लिए जो बेसिकली अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग बार बार कॉन्टैक्ट करते हैं। सो ये कोई मैं नैयर आपा की उस तरह से प्रमोशन नहीं करने की कोशिश करी, ये मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए सिर्फ शो करी हूँ कि इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, हाँ जी, कि किस तरीके से कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। ये जो आपने पीएच बैलेंस वाली बात की, ग्लव्स, मेजरिंग कप्स, ये चीज़ें, बेसिक टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर होम बेस्ड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, उर्दू में भी अंग्रेजी में। सो ये एक आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आपा से मैंने भी लिया, जो खवातीन और बच्चियां घर बैठे हाँ जी जुगन बिजनेस करना चाहती हैं, हेयर केयर की ब्रांड है, मैं इससे सीख सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। और उर्दू के अंदर मैंने इसलिए इसको डिज़ाइन किया ताकि आम खवातीन और बच्चियां इससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। तो आपा हमारे व्यूअर्स को आप एंड में क्या कहेंगे? हाँ जी, नेचर की तरफ आएँ। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बेशक आप बिज़नेस नहीं करना चाह रहे, लेकिन घर बैठे ये चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं, गाँव देहातों में हर जगह पे। हमारा शो जो है वो आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे है और पूरे पंजाब में जो है वो बहुत शौक से जो है वो देखा जाता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैं कहूँगी जो हमारे गाँव देहातों में ख़वातीन बैठी हुई हैं या जो चाहती हैं कि हमारे ये मसले मसाइल हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से हम इसको सॉल्व करें और वो बहुत ज़्यादा काउंटर पे पड़ी महंगी चीज़ें नहीं ले सकती, तो वो इन चीज़ों को, उन फार्मूलों को फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चले जी, मैं नीम फेस वॉश से अब पूरी लिबड़ गई हूँ, तो अब मैं जाके इससे अपने हाथ धोऊंगी और आप भी ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू इरम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू आमना इलियास, आपका भी। देखिए नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से पूरी ज़िंदगी जी जा सकती है। मैंने शुरू से लेके एंड तक नेचुरल चीज़ों की बात की है और नेचुरल रहने की बात की है। अल्टीमेटली जब तक हम नेचर की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने आप को कभी भी एक हेल्दी लाइफ की तरफ नहीं लेके जा सकते। सो अगर लंबी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो नेचर के जितने करीब हो सकते हैं हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।